समानी होणार आहे आणि त्यासाठी मी वैद्य अनुराधा नाईक मॅडम यांना आमंत्रित करते. नमस्कार. नमामि धन्वन्तरि आदिदेवो सुरासुरे वन्दितपादपद्मम् लोके जरारु भयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् अमृतार्थी देवदैत्ये गेले उदधि मंथना त्यातुनी जो वरी आला विश्वाच्या स्वास्थ्य रक्षणा विष्णूचा अंश प्रत्यक्ष असा धन्वंतरी प्रभू करो कल्याण विश्वाचे सुधा कलशधारिता विख्यात कीर्ती भगवन स्वयमेव नामे धन्वंतरी करिदुरी विपदा जगाची संपादिरा निज बळेची अविर्विभाग आयुष्य वेद जनका अमुचे प्रणाम अमुचे प्रणाम अमुचे प्रणाम. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. प्रमुख विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी आयुर्वेद व्यासपीठ रायगड अध्यक्षा माननीय वैद्य निशिका कारंडे मॅडम यांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती करते. नमस्कार. मी वैद्य निशिका मनोज कारंडे आयुर्वेद व्यासपीठ रायगड शाखेच्या मंथली क्लिनिकल मीटिंग मध्ये उपस्थित सर्व वैद्य मित्र मैत्रिणी तसेच आज आपल्याला लाभलेले वक्ते वैद्य राहुल साळुंखे यांचे शब्द सुमनाने स्वागत करते. आयुर्वेद व्यासपीठ ही वैद्य क्षेत्रात काम करणारी एक मोठी संस्था आहे. गेली 22 वर्ष आयुर्वेद व्यासपीठ सेवा संशोधन प्रचार शिक्षण या चतुर्सूत्रीद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर गुजरात गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश येथे कार्यरत आहे. यावर्षी धन्वंतरी जयंती 2 नोव्हेंबरला आहे. हा दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त आयुर्वेद व्यासपीठ दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही व्याधी क्षमत्व ते इम्युनिटी या विषयावर 31 ऑक्टोबर ते 5 डिसेंबर या कालावधीत व्याख्यानमाला आयोजित करत आहे. ही व्याख्यानं ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही स्वरूपात होती. शाळा कॉलेजेस ऑफिसेस तसेच इतर पब्लिक साठी सुद्धा जशी सिच्युएशन असेल त्याप्रमाणे ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अशा स्वरूपामध्ये ही व्याख्यानं घेऊन समाज प्रबोधनाचे आपण कार्य करणार आहोत. व्यासपीठाच्या सेवा कार्यासंबंधात लॉकडाऊन मध्ये बंद असलेल्या ओपीडी आता चालू झालेल्या आहेत. पाली येथील बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्ट पाली येथील सेवा कार्य ओपीडी चालू झाली आहे. ही आपली ओपीडी दर रविवारी सकाळी 9 ते 1 या वेळामध्ये चालू असते. तसेच कळंबोळी येथील राम आश्रय स्मृती सेवा ओपीडी सुद्धा चालू झाली आहे. तेथे आपले जिल्ह्यातील आणि लोकल सर्व वैद्य विनामूल्य सेवा देतात. त्याबद्दल मी आयुर्वेद व्यासपीठ रायगड शाखेतर्फे त्यांचे अभिनंदन करते व त्यांना धन्यवाद देते. पनवेल येथील ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ ओपीडी सुद्धा तसेच अलिबागची वनवासीवाडी येथील ओपीडी सुद्धा लवकरच चालू होईल. तसेच ज्यांनी दैनंदिनीचे रजिस्ट्रेशन केले आहे त्यांना बाय पोस्ट किंवा कुरिअरनी दैनंदिनी घरपोच मिळणार आहे. या वर्षीची दैनंदिनी सुद्धा व्याधी क्षमता या विषयावरच आहे. तसेच आणखीन एक गोष्ट आज मी एक गोष्ट डिक्लेअर करू इच्छिते की डिसेंबर महिन्यात म्हणजे आपली ही व्याख्यान धन्वंतरी जयंती व्याख्यानमाला संपल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात आपले त्रैमासिक रुग्ण चर्चासत्र होणार आहे. आणि कृष्ण भारती 2 नोव्हेंबरला कृष्ण भारती हॉल येथे धन्वंतरी जयंतीचा कार्यक्रम आपला साजरा होईल. कारण लॉकडाऊनमुळे 2 वर्ष आपण हा कार्यक्रम ऑफलाईन स्वरूपात घेतला नव्हता तर तो यावर्षी होणार आहे.
तसेच फार वेळ न घेता दीपावलीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवते. येणारी दिवाळी तुम्हाला सर्वांना भगवान धन्वंतरींच्या कृपेने आनंददायी व आरोग्यदायी जावो ही सदिच्छा. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. आधुनिक युग हे मिनिमायझेशनकडे चाललेले आहे. स्मॉल इज ब्युटिफुल हा आजचा आपला मूलमंत्र ठरत आहे. आयुर्वेदानेही याचा आग्रह धरला आहे. परंतु आयुर्वेदामध्ये चिकित्सा मिनिमाइज आणि तरीही अचूक कशी करायची याबद्दल बहुतांश वैद्यांना फारशी माहिती नाही. आणि म्हणूनच आज आपले हे व्यासपीठ आपणासमोर एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय घेऊन आले आहे आणि विषय आहे एकल द्रव्य चिकित्सा. आणि त्यावर मार्गदर्शन करणार आहेत माननीय वैद्य राहुल साळुंके सर. सरांचा परिचय म्हणजे सरांनी BAMS ही पदवी 2009 साली घेतली. गेली 10 वर्ष चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी येथे शुद्ध आयुर्वेदाची चिकित्सा रुग्णांना ते देत आहेत. कमीत कमी औषधांमध्ये जास्त उपशय मिळावा या संकल्पनेवर त्यांचे चिंतन असते. गेली अनेक वर्षांपासून ते विद्यार्थ्यांची टीका वाचन घेत आहेत आणि जे विद्यार्थी टीका वाचनाला उपस्थित राहू शकत नाहीत त्यासाठी त्यांनी डॉक्टर राहुल साळुंके या नावाने YouTube चॅनल सुरू केला आहे, जेणेकरून टीकेचा गूढार्थ नवनवीन विद्यार्थी आणि डॉक्टर्स पर्यंत पोहोचावा आणि चिकित्सा करणे सोपे व्हावे. आयुर्वेद हा संस्कृत भाषेमध्ये असल्याने संस्कृत भाषेची गोडी लागावी यासाठी ते वैद्य आणि विद्यार्थ्यांसाठी संस्कृत भाषेचे वर्गही घेतात. संस्कृत भाषा ही बोलता यायला हवी त्यासाठी ते भाषा बोधन वर्गही घेतात. त्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते काष्ठौषधीचा वापर गुणांचा हेतूंचा विचार करून अगदी अचूक करतात. त्वचा विकारात, वातविकारात वापरात येणाऱ्या काष्ठौषधी गुणांचा विचार, गामित्वाचा विचार, एकद्रव्य औषधी प्रयोग अशी वेगवेगळी लेक्चर्स त्यांची YouTube चॅनलवर उपलब्ध आहेत. तर असा हा सरांचा शॉर्ट बट स्वीट असा परिचय सरांनी दिला आहे. कुठलीही पारितोषिके किंवा पदव्या, सन्मान चिन्ह यांचा अवडंबर न गाजवता एखाद्या कर्मयोगाप्रमाणे केवळ आपल्या कर्माची ओळख सरांनी आपणाला दिली आहे. सो आय थिंक दिस इज द रिअल साइन ऑफ अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. अशा या कर्मयोगींचा परिचय करून देण्याची संधी मला मिळाली हे मी माझे भाग्य समजते आणि आदरणीय व्याख्यात्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ येते सर. ये लेक्चर मैं हिंदी में दूंगा ताकि जिनको मराठी नहीं आती उन तक भी ये जो नॉलेज है वो उनको भी मिले. आज का जो लेक्चर है वो जो टॉपिक है वो एकल द्रव्य प्रयोग इन आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिस. तो ये जो आयुर्वेदिक जनरल प्रैक्टिस ये होती नहीं है. जब सिर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, जब हम डाइक्लोफिनेक देते हैं तो ये हो गया जनरल प्रैक्टिस. जब सुबह बुखार आता है, खाना खाने के बाद बुखार आता है, रात को बुखार आता है, बुखार कम ज़्यादा होता है और फिर भी हम पैरासीटामोल देते हैं, ये हो गई जनरल प्रैक्टिस. आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ये जनरल हो ही नहीं सकती. आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ये इटसेल्फ और स्पेशलाइज प्रैक्टिस है, क्योंकि हम हेतु ढूंढते हैं, हम हेतु के गुणों का विचार करते हैं, हम हेतु के गुणों का विचार करके संप्राप्ति लगाते हैं और हर व्याधि में, हर व्यक्ति में अलग अलग विचार करके अलग अलग चिकित्सा देते हैं. इसीलिए जब आप BAMS करते हैं, जब हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो ये इटसेल्फ और स्पेशलाइज प्रैक्टिस होती है, ऐसा मेरा मानना है. तो जनरल प्रैक्टिस ये होता ही नहीं आयुर्वेद में. जैसे आप पढ़ाई करोगे किसी एक व्याधि के ऊपर, किसी एक संकल्पना के ऊपर, किसी एक सिद्धांत के ऊपर, तो आप उसमें स्पेशलाइज होते हैं. जैसे कई लोग अग्निकर्म करते हैं, सिर्फ अग्निकर्म करते हैं. कई लोग पंचकर्मा पर ज़्यादा जोर रहता है. कई लोगों को वात व्याधि ज़्यादा पेशेंट ठीक करने आते हैं. कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम, त्वचा विकार ठीक करने आते हैं. तो दे आर स्पेशलाइज. उसके लिए कुछ अलग डिग्री नहीं लगती, उसके लिए पढ़ाई लगती है. और जब पढ़ाई करोगे आप किसी एक सिद्धांत के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो आप उसमें स्पेशलाइज होते हैं. उसके लिए किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती. तो ये प्रभाव होता है, और जब प्रभाव रहता है तो रस, गुण, वीर्य, विपाक ये कुछ मायने नहीं रखते. तो वो प्रभाव
हर एक ने अपने में जो एक्स फैक्टर है कि मैं क्या ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, वो एक्स फैक्टर हर एक ने अगर ढूंढ लिया खुद में, तो हर इंसान अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशलाइज प्रैक्टिस कर सकता है। अब जब 10 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की, तब जो प्रैक्टिस शुरू की तो वो चिपलून जैसे एक छोटे से तालुका में प्रैक्टिस शुरू की। इस प्रैक्टिस में जब आप गांव में प्रैक्टिस करते हो, तालुका लेवल में प्रैक्टिस करते हो, तब आपको क्या क्या सोचना पड़ता है, आपके सामने जो सवाल आते हैं वो अलग रहते हैं। जब रुग्ण आपके सामने आता है तो कम से कम दिनों में, कम से कम दवाइयों में, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट कैसे दिया जाए, ये ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि एक बार अगर आपने दवाई दी तो 2-3 बार वो पेशेंट आपको मार्केट में दिखाई देता है। मुंबई पुणे में वैसा होता नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता नहीं। अगर एडवर्टाइज से पेशेंट आ गया तो अगर नहीं उसको फ़र्क पड़ा तो वो कभी दिखेगा भी नहीं ज़िंदगी में आपको। तो गांव लेवल में, तालुका लेवल में, जिला लेवल में क्या होता है, तो पेशेंट वो दिखता है। तो नंबर ऑफ़ फॉलोअप कितने मिलते हैं, ये इस पर प्रैक्टिस डिपेंड रहती है। और ये इस मत से सभी एग्री है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट फॉलोअप जितना ज़्यादा मिलता है उतने वो पेशेंट की जो आपका सक्सेस है उतना बढ़ता है। तब अब आपको अगर कम से कम प्रैक्टिस, कम से कम द्रव्यों में, सस्ते द्रव्यों में अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट मिलने हो, कम से कम दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलने हो, तब आपको काष्ठौषधि जो है, जो द्रव्य है, वो द्रव्यों को अच्छी खासे पढ़ना चाहिए। अपने जो हेतु है, हेतुओं के गुण का विचार अच्छा खासा करना चाहिए। पंचमहाभूतों का विचार बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर ये हमने बेसिक, अगर जो नीड है, बेसिक अगर ये जो पिलर्स है आयुर्वेद के, इनका अगर, इनके बारे में अगर हमने ज़्यादा सोच लिया तो आगे के जो कैलकुलेशंस है वो बहुत इजी जाते हैं। जैसे देखो आपके स्कूल में टीचर रहते थे, है ना, तो उनका जो बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा था। तो कोई भी अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 12th का भी उनको पूछे तो भी वो सॉल्व करते थे, क्योंकि उनका जो बेसिक, जिसको बोलते हैं ना फाउंडेशन बिल्डिंग का, वो बहुत अच्छा था। तो ये जो फाउंडेशन है आयुर्वेद का, आयुर्वेद का फाउंडेशन क्या है, सिद्धांत है। आयुर्वेद का फाउंडेशन ये दिनचर्या है, आयुर्वेद का फाउंडेशन ये ऋतुचर्या है, आयुर्वेद का फाउंडेशन ये सब द्रव्य है, द्रव्यों के रसगुण विपाक है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, ये आयुर्वेद का फाउंडेशन है। अगर ये आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कैलकुलेशंस बहुत इजी जाते हैं। आपने द्रव्यों का ही अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा किया तो निदान करने में बहुत तकलीफ हो जाती है। और निदान अगर ढंग से हुआ नहीं तो कितना भी कल्प आपका अच्छा हो, कितनी भी आपने भावना दी हो, कितना भी उसके लिए आपने कष्ट किया हो, अगर आपका जब निदान नहीं परफेक्ट हो, आपने हेतु ढंग से नहीं निकाले हो, तो ये पूरा वेस्ट है। तो अगर हमने रसगुण विपाक प्रभाव हर द्रव्य के बारे में हमने चिंतन करना चालू कर दिया, और शास्त्र में कहाँ कहाँ कौन से सिंगल ड्रग थेरेपी दिए है, बहुत जगह दी है। ये मैंने कुछ ढूंढा नहीं है कि एकल द्रव्य प्रयोग इन जनरल प्रैक्टिस, ये जो टॉपिक है, ये एकल द्रव्य प्रयोग ये ढूंढने की, ये शास्त्र में ही लिखा है। तो हमने वो ढूंढने की अगर कोशिश की तो आपको मिलेगा, तो आचार्यों ने बहुत जगह बहुत ऐसे मास्टर कीज छोड़ दिए हैं, और वो मास्टर कीज अपने समझ में आ गए तो बहुत आसानी होती है चिकित्सा करने में। आज का जो लेक्चर है उसमें बहुत से द्रव्य जितने ले सकता हूँ उतने मैं लूँगा, पर जो विचार जो है आप कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी के लेक्चर यूट्यूब पे हर द्रव्य के बारे में मैंने बोल दिया है। कई जिन्होंने लेक्चर मेरे सुने हैं पहले, उनको थोड़ा पुनरावृत्ति भी महसूस होगी। तो विचार कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही आज के लेक्चर में मैं बताने जाने वाला हूँ। आजकल प्रैक्टिस में जो मेरे विद्यार्थी है, वो जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं, सर
आपके पास ये सोरेसिस का पेशेंट आ गया है, ये अभी 3 महीने आपके पास आ ही रहा है, 4 महीने हो गए, अभी भी आ रहा है। हमने अगर दवाई दी तो एक 10-15 दिन में गायब भी हो जाता है। रिजल्ट नहीं मिला तो भी वो आपके पास आता है। ये कैसे होता है? तो एक तो ऐसा एक लेक्चर में रखने वाला हूँ कि कंसल्टिंग क्या करना चाहिए कि पेशेंट आपसे बंधे रहे, वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो पॉइंट्स है उस पर एक लेक्चर, अलग लेक्चर लेना ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो ये जो रुग्णों में पाया जाता है कि एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले ली, फिर बाद में दूसरे डॉक्टर के पास, फिर उसके 4 दिन नहीं होते तो वो तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर आपके पास आता है देखने की देखो ये क्या करेंगे आयुर्वेदिक, ऐसे वो जज करने आता है। तो ऐसे चंचल रुग्ण जो रहते हैं, जिनमें चल गुण बहुत बड़ा रहता है, ऐसे चल गुण के जो रुग्ण देखोगे आप, तो कौन से होते हैं जो ट्रीटमेंट बीच बीच में छोड़ते हैं, वो वाले गुण। दूसरे, आपके क्लिनिक में अगर बैठा रुग्ण तो वो आपके एग्जामिनेशन टेबल देखेगा, आपका इंटीरियर देखेगा, आपका सीलिंग देखेगा, आपका ड्रॉवर देखेगा, आपकी तरफ ज़्यादा कम ध्यान देगा। ये ऐसे चंचल पेशेंट, ये सब चंचल पेशेंट जो रहते हैं, अगर चिकित्सा उनको खंडित कर रहे हैं बार बार, तो उन पेशेंट में आपको स्थिर गुण देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन पेशेंट में आपको मंद गुण देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उनकी बुद्धि की चंचलता कम करनी हो तो ब्राह्मी चूर्ण, ये जो आप यूज़ करते हो, ब्राह्मी जो द्रव्य है वो बहुत अच्छी तरह से कारगर काम करता है। ब्राह्मी उन्माद अपस्मार नाशक है, आपका जो प्रभाव आप द्रव्य गुण में पढ़ते हो, तो ये चंचलत्व कम कर देती है। उसका जो मधुर रस है और जो शीत वीर्य है, तो वो प्रभाव से ही अपस्मार और उन्माद नाशक है। तो जो रुग्ण ऐसे ट्रीटमेंट बीच बीच में खंडित करते हैं, उनमें ज़्यादा संशय वृत्ति रहती है कि ठीक होंगे नहीं होंगे, ऐसे होते हैं, या फिर एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स बिना करे, ऐसे जो पेशेंट है वो सभी पेशेंट ये ब्राह्मी के हैं, उनमें ब्राह्मी देनी चाहिए। देखो, आपको अगर गुण पता चल गए हेतुओं के, ठीक है, आपको हेतु के गुण पता चल गए, तो उस गुण के विपरीत द्रव्य आपके पास रहते हैं, ठीक है। हमारी ट्रीटमेंट कैसी है? देखो, हमें वात व्याधि की ट्रीटमेंट मालूम है, वात पित्त व्याधि की ट्रीटमेंट मालूम है, कफ कम करने की ट्रीटमेंट मालूम है। और ट्रीटमेंट एक है क्या? नहीं है। वात व्याधि की ट्रीटमेंट देखोगे तो उसमें बस्ती भी है, उसमें अभ्यंग भी है, उसमें स्वेदन भी है, उसमें मर्दन भी है, उसमें बंधन भी है। तो ये अलग अलग क्यों दिए हैं? एक ही दे सकते थे, वात व्याधि को बस्ती, खलास, बाकी की चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों है? ये गुणों के हिसाब से हैं। चल गुण का हेतु से वात व्याधि बढ़ गई हो तो स्थिर गुण का उपनाह देना है। स्थिर परुष गुण से, खर गुण से वात व्याधि बढ़ गई हो तो अभ्यंग देना है। शीत गुण से वात व्याधि बढ़ गई हो तो आपको स्वेदन देना है, ठीक है। तो ये सब पूरा सोच के, गुणों के बारे में सोच के ट्रीटमेंट इतनी बड़ी कर दी है। नहीं तो बहुत इजी होता था। अगर हम वात व्याधि का पेशेंट है तो दशमूल देते, पित्त व्याधि का पेशेंट है तो कोई पित्त का काढ़ा देते, कफ का हो तो त्रिकटु देते। तो इतना नहीं है वो इजी। ये गुण बीच में आते हैं, और गुणों की अगर आपने पढ़ाई की तो बहुत ये इजी जाता है ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो जो लोग चंचल होते हैं, अगर आपने पूछा उनको कि बाबा पेट में दर्द कब से है, तो वो बोलेगा पेट में तो दर्द है ही, पर सिर में भी दर्द है। फिर सिर में दर्द कब से है, तो बोलेगा सिर में तो दर्द है ही, पैरों में भी दर्द है। ये चंचलता का लक्षण है। हमने पूछा एक और आप बता रहे हैं 2-3, तो ये चंचल पेशेंट है। ये ब्राह्मी चूर्ण के या फिर ब्राह्मी घृत के पेशेंट है। घृत कल्पना से क्या हो जाता है? ब्राह्मी और मंद हो जाती है। ब्राह्मी पहले ही स्थिरत्व प्रदान करने वाली है, अपस्मार उन्माद नाशक वेग कम करने वाली है, और उसके बाद अगर घृत कल्पना हमने कर दी तो वो घृत मंद गुण से उसको और मंद कर देता है। तो उसकी जो चंचलता की ग्रेड जितनी है उसके हिसाब से ब्राह्मी का चूर्ण यूज़ करना, ब्राह्मी का घृत यूज़ करना, ये सब हम सोचते हैं। मैं मेरी चिकित्सा क्लिनिक में जो द्रव्य यूज़ करता हूँ, एक 100-150 काष्ठ औषधि, 100 काष्ठ औषधि पकड़ो,
कि उसके हिसाब से वो देता हूँ। ज़्यादातर अभी तो गुगुड़ भी नहीं मैं यूज़ करता हूँ। 3 साल हो गए मैंने वात व्याधि में गुगुड़ भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो 3, 2, 3 या फिर 1 ऐसे द्रव्य यूज़ करके उपयोग करके गुणों का विचार करके अच्छी चिकित्सा होती है। ये 10 साल का अनुभव है। अगर ये अनुभव नहीं होता तो आज मैं ये लेक्चर नहीं दे पाता। तो इसका फ़ायदा सबको होने वाला है। ये जो विचारों का फ़ायदा सबको होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोई पुस्तक पढ़ा है कि या फिर एक लेक्चर सुनो और आप वैसे ट्रीटमेंट को, ऐसे नहीं है। ये आपको चिंतन करना पड़ेगा। ब्राह्मी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मी को सामने लाना पड़ेगा। वो ब्राह्मी क्या करेगी, वो इस इंसान में ये ब्राह्मी क्या करेगी, जैसे वो एक इंसान है ब्राह्मी, ऐसा अगर सोचोगे तो हर द्रव्य अपना अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। देखो हमारे द्रव्य क्या है, एसिक्लोअमिनोफेन या फिर डाइक्लोफिनेक ऐसे द्रव्य नहीं है। हमारे द्रव्यों में आत्मा है, ठीक है। वो वनस्पति जो द्रव्य है उनमें आत्मा है, उनमें सब कुछ है। तो अगर उनके बारे में हमने ऐसा सोचा कि ब्राह्मी बाबा मधुर है, तिक्त कषाय है, शीत है, इसका प्रभाव है ऐसा ऐसा है, अगर बार बार अगर चिंतन करोगे तो आपको वैसे पेशेंट मिल जाते हैं कि जहाँ आप ब्राह्मी ही यूज़ करते हो, ब्राह्मी ही यूज़ करने वाले हो। तो हम चिकित्सालय में, मैं जो चिकित्सालय में ज़्यादा द्रव्य यूज़ करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, उनके बारे में मैं ज़्यादातर लेक्चर देता हूँ। जो नहीं यूज़ करता उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तो ये ब्राह्मी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट को जिनके, जो पेशेंट बोलते हैं कि अभी होम्योपैथी भी ट्रीटमेंट चल रही थी, 2 दिन हो गए उनकी दवाई चालू है मेरे पास, उसके पहले ये ट्रीटमेंट चल रही थी और अभी आपके पास आया हूँ, फिर मेरी कब लोगे, नहीं आप बोलोगे तो उनकी मैं बंद करूँगा। ऐसे वो हर डॉक्टर को बोला रहता है पेशेंट। ये पेशेंट है ब्राह्मी के, इनको ब्राह्मी घृत साइड, आपकी जो कुछ हेतु विपरीत चिकित्सा है उसके साथ ब्राह्मी घृत या फिर ब्राह्मी चूर्ण देना चाहिए, ताकि वो पेशेंट आपसे बंधा रहता है और दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में, चौथे फॉलोअप में जब आता है तो उसका स्थिरत्व बुद्धि का आपको पता चलता है कि ये अभी बहुत स्थिर हो गया। तो ये जो है वो है ब्राह्मी। बहुत सोचने वाले कई लोग रहते हैं, फैमिली में सब कुछ ठीक रहता है, बच्चे की शादी हुई रहती है, उसको जॉब लगा रहता है, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी ज़्यादा सोचते हैं और जागरण करते हैं। ये है बुद्धि का चंचलत्व। कोई भी कारण नहीं है और फिर भी बुद्धि चंचल है, कोई भी कारण नहीं है, ठीक ठाक है, पेंशन उधर जा रही है, पेंशन आ रही है, खाना पीने का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, फिर भी ऐसे ही सोचना 10-15 साल बाद क्या होगा ये सोचना, ये सब जो चंचलत्व है ये ब्राह्मी से कम होने वाला चंचलत्व है। तो ऐसे पेशेंट में भी आप ब्राह्मी यूज़ करते जाओ। आजकल जो कुछ वातावरण है, ये सब वातावरण में साइकोसोमेटिक की डिसीज ज़्यादातर पाए जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट ये साइकोलॉजिकल ही ज़्यादा है, मानसिक रुग्ण की संख्या बहुत है, सिर्फ हमने लेबल नहीं की रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मानसिक या फिर मस्तिष्क या फिर बुद्धि की चंचलता, ये जो है इस पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में। देखो चंचलता बचपन से ही बढ़ रही है। आजकल मोबाइल देख रहा है बच्चा तो एक वीडियो नहीं पसंद आया, हम भी एक वीडियो नहीं पसंद आया नेक्स्ट करते हैं, एक वीडियो नहीं पसंद आया नेक्स्ट, ऐसे ही फेसबुक के रील्स देखे या फिर इंस्टाग्राम के रील्स देखे तो ऐसे ही 20-25 रील्स ऐसे देखते, एक भी ढंग के पूरे नहीं देखते। ये क्या है, ये चंचलता है। ये जो है ना बच्चों में भी दिखती रही है। ये पहले कैसे था कि बच्चे स्टोरी पढ़ते थे और फिर 2 पेज पढ़ने के बाद हम भी पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, और फिर 2-3 पेज पढ़ने के बाद उसका फिर ये स्टोरी का मतलब क्या है, स्टोरी का इम्प्रेशन क्या है, ये सब पता चल जाता और फिर वो आनंद मिलता था। इसके लिए स्थिर गुण चाहिए। 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे आनंद मिलने वाला है, इसके लिए स्थिर गुण चाहिए। ये बच्चों में भी नहीं है, इसलिए हम बच्चों में भी ब्राह्मी घृत सुब्राह्मी करके हमने बनाए, तो वो बच्चों के लिए भी चालू कर देते हैं। तो ये स्थिर गुण आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट द्रव्य है जो आप सभी ने प्रैक्टिस में प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे माँ बाप जो बहुत सोचते हैं कुछ भी टेंशन नहीं है, उनको ब्राह्मी चालू करना। ओसीडी के पेशेंट्स रहते हैं, है ना, एक बार लॉक कर दिया, वापस 2 बार सोसाइटी में ऊपर जाकर देखेंगे कि लॉक हुआ क्या, फिर ट्रैवलिंग में जाकर नेबर्स को फ़ोन करेंगे, देखो ज़रा हमारे डोर का लॉक हुआ क्या। ये जो सब पेशेंट है इनको ब्राह्मी चाहिए, ये ब्राह्मी से ठीक होने वाले पेशेंट हैं। विष से उत्पन्न भी चंचलता आती है। अब विष मीन्स क्या, डायरेक्ट विष पॉइजन नहीं है,
कई मेडिसिन्स है वो ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं, एंटी डिप्रेसेंट, नहीं तो एंटीहिस्टामिन, ये ऐसे जो ड्रग्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो उनमें एक क्या बोलते हैं, एक सीजर, सेल्फ लिमिटेड सीजर्स आते हैं। तो ये भी एक वेग है। तो ये वेग ऐसे रुग्णों में भी ब्राह्मी बहुत अच्छे तरह से काम करती है। तो ये ब्राह्मी आपको प्रयोग करनी चाहिए चिकित्सा में। ब्राह्मी घृत बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ब्राह्मी का अलग आपके जो ये है शतावरी कल्प जैसा कल्प बनाओ, कोई भी बनाओ, उस कल्प के हिसाब से आप पेशेंट के हेतु के हिसाब से वो ब्राह्मी का प्रयोग ज़्यादातर करो, ताकि पेशेंट बंधे रहे आपसे, हम उसमें स्थिरत्व आए, उसमें बंधत्व आए। तो ये होगी ब्राह्मी। अब ब्राह्मी का क्या है कि उसको थोड़ी जड़ पड़ती है, थोड़ी गुरुता है उसमें, तो इसलिए उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी देनी है। उसको थोड़ा थोड़ा खाने में दो, नहीं तो रात को खाना खाने से समय दो, ऐसी उसका ये करो, प्रयोग करो, या फिर विश्व के साथ दो, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ब्राह्मी घृत जो केरल की फार्मेसी की है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अगर आपने स्वर्ण सिद्ध कर दिया, ज़्यादा पैसे पेशेंट दे रहा है और अपवोगे तो उससे ही अच्छा काम हो जाता है। तो ये ब्राह्मी हम चिकित्सालय जो है उसमें बहुत यूज़ करते हैं। अगला जो द्रव्य है जो हम ज़्यादा यूज़ करते, कई क्या है, कई जो द्रव्य है, अब क्या होता क्या है, हमारे शास्त्र में तो बहुत द्रव्य दिए हैं, ठीक है, बहुत तेल दिए हैं, सहचर तेल भी है, ये है वो है, ऐसे अगर हर एक बनाते जाए तो ये प्रैक्टिकली कई चीज़ें जो रहती है वो पॉसिबल नहीं है। देखो ना, अब हमारे सिद्धांत भी देखो, अभ्यंगम नित्यम आचरित, ऐसे हमने बोल दिया, तो अगर तेल उसने लगाना चालू कर दिया पेशेंट ने, तिल तेल, और उसके घर में अगर 4 लोग हो और उन्होंने रोज़ अभ्यंग कर लिया, तो 4 दिन में 100 ml की बॉटल ख़त्म हो जाती है अभ्यंग की आपकी। और अभी जो रेट है तिल तेल का वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये भी सोचना पड़ता है। थेरी बोलना, लेक्चर देना ये बहुत इजी चीज़ है, पर आयुर्वेद ग्राउंड में उसको क्या बोलते हैं, गांव में उसको ये करना और पेशेंट की संख्या बढ़ाना, ये बहुत अलग चीज़ है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि जो तेल रहते हैं, बहुत से तेल रहते हैं, घृत रहते हैं, बहुत से घृत रहते हैं, अलग अलग कल्प रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक कुछ तो मिनिमाइज़ करना रहता है। हाँ, कि एखादा कल्प मैंने अगर बना दिया तो ये कल्प मैं अलग अलग व्याधियों में अलग अलग अनुपान से मैं यूज़ कर सकता हूँ, ताकि ये जल्दी वो समाप्त भी हुए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, और एक ही कल्प बनाऊँ तो मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये ऐसे कल्प के ऊपर भी सोचना चाहिए, कौन से चूर्ण हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से चूर्ण हम अनुपान बदल के हम दे सकते हैं, ताकि हम अलग अलग व्याधियों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उनका ज़्यादा वो जो चूर्ण है वो 10-15 किलो मंगवाओ, ताकि आपको रेट कम पड़े और पेशेंट से आप कम पैसे लें। तो ऐसा सब हर चीज़ में सोचना पड़ता है। अब अगला जो द्रव्य हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है विदारी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। तो विदारी कंद जो आप देखोगे, तो ये जो कंद है सभी, तो ये कंदों में पार्थिवत्व ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन के नीचे है ये। हाँ, तो पृथ्वी महाभूत का अधिक्य रहता है इनमें। विदारी का गुरुत्व और अपना गोक्षुर का गुरुत्व, या फिर शतावरी तो वो भी कंद ही है, या फिर कोई भी फल की सब्जी लो, तो इनमें गुरुत्व में फर्क रहता है। जो ज़मीन के नीचे है उनमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा रहता है। तो ये जो विदारी है, देखो आपको हर द्रव्य मिलेंगे, ऐसे द्रव्य मिलेंगे दो सभी एक जैसे है ना, मधुर मधुर रहेंगे, शीत रहेंगे, है ना, कटुतिक्त रहेंगे, उष्ण रहेंगे, हर द्रव्य आपको मिलेगा, एक जैसा ही लगेगा, पर फिर भी वो दोनों द्रव्य अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखो कि विद्यार्थी पूना में जाते हैं, मुंबई में जाएंगे और किसी एक वैद्य के पास पढ़ते हैं, तो 10-20 विद्यार्थी एक वैद्य के पास पढ़ने के बाद जब वो खुद अपने गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो सब एक जैसे प्रैक्टिस नहीं करते। उन्होंने बीएमएस भी एक ही कॉलेज से किया हो, या फिर बीएमएस की पढ़ाई भी साथ में की हो, सेम वैद्य के पास पढ़ाए हो, एक ही रूम में पढ़े हो, फिर भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो हर जो वैद्य है वो अलग अलग प्रैक्टिस करता है।
तो ऐसे ही द्रव्यों का है। सेम अगर दोनों भी मधुर हो, दोनों भी स्निग्ध हो, दोनों भी शीत हो, फिर भी दोनों का काम थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। ये भी द्रव्यों के बारे में होता है, ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों, क्या होता है। आपको जब अगर किसी को ब्रूहण देना हो तो विदारे भी दो, अश्वगंधा भी दो, शतावरी भी दो, ऐसे हम करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। और ये सभी ब्रूहण दो, घृत भी खाने का, ऐसे ऐसे क्यों करना। हमें उसको ब्रूहण किधर क्या करना है, अस्थि को ब्रूहण करना है क्या, मांस को ब्रूहण करना है क्या, उसको क्या ब्रूहण करना है, वो राजयक्ष्मा से पीड़ित है क्या, राजयक्ष्मा के हेतु है क्या उसमें, कि अपतर्पणजन्य कोई है, अपतर्पणजन्य कोई दूसरे हेतु है। ये सब सोच के अगर हमने स्पेसिफिक अगर द्रव्य सिलेक्ट किया तो कम द्रव्य में आप हम ज़्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा ही एक द्रव्य है जो विदारी है। ये विदारी जो है उसमें पार्थिवत्व ज़्यादा है, मधुर है, शीत है। आप उसके द्रव्य गुण शास्त्र में उसके गुण देख सकते हो, स्निग्ध है, गुरु है। तो ये जो विदारी है हम कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। जिस हेतु में, जिस रुग्ण में हेतु उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, ऐसे जो गुण के जो हेतु हैं उनमें हम ये विदारी यूज़ करते हैं। खेत में काम करने वाले मज़दूर, नहीं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बिल्डिंग के काम करने वाले मज़दूर जो बहुत धूप में काम करते हैं, कम खाना खाते हैं, प्रमिताशन रहता है, ऐसे जो लोग हैं इनमें धूप के कारण, धूप तो क्या है, धूप तो तीक्ष्ण है, धूप तो उष्ण है, धूप तो लघु है, तो ये हेतु बड़े रहते हैं और इनमें बहुत कम क्लेद रहता है, बहुत कम मेद रहता है। उनके अगर बॉडी देखोगे तो हड्डियों के पूरे बोन्स भी ये दिखते हैं, जॉइंट भी दिखते हैं। बहुत कम क्लेद रहने वाले रुग्ण जो रहते हैं उनमें ये उष्ण, तीक्ष्ण, इसके कारण बहुत के क्लेद कम होके उनमें मूत्रक्षय हुआ रहता है। और मूत्रक्षय सिर्फ मूत्रक्षय नहीं रहता, उनमें कभी कभी मूत्र में जलन महसूस होती है। और क्या बोलते हैं, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास होता है और बहुत जलन होती है। ऐसे जो रुग्ण हैं, मांसक्षय, मेदक्षय, क्लेदक्षय और इनमें जो मूत्रक्षय अगर पाया गया तो ऐसे रुग्णों में ये जो मधुर रस का जो द्रव्य है, स्निग्ध गुरु जो द्रव्य है विदारी, हम काम करते हैं। विदारी ये मांस का बल ज़्यादा बढ़ाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। तो ये जो विदारी कंद्य है उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होने से जो शरीर में पार्थिव धातु है, अस्थि हो, मांस हो, तो ये धातुओं का बल वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। जिनका व्यवसाय, जिनका जो प्रोफेशन है, जो बहुत बोलने का प्रोफेशन है, बहुत बोलना मीन्स क्या, प्रोफेसर, टीचर, सिंगर, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें बहुत वात वृद्धि उदान की दृष्टि दिखती है और कंठ मांसामय, कंठ भी मांस का बना है, तो ऐसे जिन रुग्णों में वात वृद्धि होकर मांसक्षय हुआ है, जिन रुग्णों में क्षय के कारण मांसक्षय हुआ है और व्याधि दिखते हैं, ऐसे रुग्णों में कंठ जो है वो हम ये विदारी यूज़ कर सकते हैं। क्षय, उसका निदान मांसक्षय, ऐसा करके हम विदारी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक द्रव्य है ऐसे लोगों में जो बहुत बोलने का उनका व्यवसाय है। और ऐसे शिक्षक, प्रोफेसर आपको दिखते हैं कि जो बोलने के बाद बहुत ये ले तरफ पानी देगा, उनमें ये क्षय दिखता है। तो इनमें हम विदारी यूज़ करते। देखो कंठे तो सभी है, खदीर भी है ना, यष्टि मधु भी काम करता है। तो कहाँ कौन सा द्रव्य यूज़ करना है ये हमें जानना चाहिए। त्वचा ये जो है ये अपना मांस का उपधातु है। तो जिन रुग्णों में ऐसे जो कामगार मजदूर लोग हैं उनमें अगर त्वचा की कुछ विकृति आ गई और दिख रहा है कि ये विकृति जो है वो अपतर्पण से हुई है, कम क्लेद से हुई है, जो त्वचा सूख जाती है, फिर कंडू आ जाता है, पतली पतली त्वचा दिखती है, ये सब जो रुग्ण है उनका अगर उनमें अगर लक्षण भी देखोगे तो ग्रीवा, अपना जो स्पीक है, उधर है वो शुष्कता दिखती है, ज़ीरो फैट रहता है। तो ये सब पेशेंट जो रहते हैं उनमें अगर त्वचा में कृष्ण विवर्णता आ गई हो तो इसमें हम ये विदारी जो है वो पेशेंट के इसमें देते हैं, विदारी का चूर्ण। बहुत जिम करने वाले रुग्ण जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और
ज़ीरो फैट हो जाता है उनका, उनमें अगर जब कृष्ण विवर्णता अगर आ गई वातवृद्धि से, तो उसमें हम विदारी सिद्ध जो तेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। विदारी ये खुद पार्थिवत्व है, मांस धातु वर्धन करने वाला द्रव्य है। अगर उसका तेल में उसको ये कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो उसमें लघुत्व आ जाता है। हाँ, अग्नि महाभूत उसमें हम डाल देते हैं, फिर वो अभ्यंग उससे किया तो मांस वृद्धि हो जाती है उससे, अभ्यंग से। अब ये मांस वृद्धि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ये तेल? तो जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं जिनमें मसल डिस्ट्रोफी है, मसल्स वीक है, ऐसे बच्चों में हम ये इसका अभ्यंग दे सकते हैं। जो ऐसे रुग्ण हैं जिनमें ये ऐसे मसल्स का प्रॉब्लम आ गया हो, मांस का प्रॉब्लम आ गया हो, जहाँ आपको पृथ्वी तत्व डालना है, जहाँ आपको मांस ही बढ़ाना है, तो वहाँ आपको ये विदारी दे सकते हैं। महामाश भी दे सकते हैं, पर माश तो उष्ण होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेतु कौन से है, हाँ, इसके हिसाब से वो जाएगा। अगर हेतु उष्ण हेतु जन्य कुछ है और उससे सब हो गया है, तो ये विदारी सिद्ध तेल आएगा। शीतजन्य कुछ है तो इसके हिसाब से वो महामाश जाएगा। तो ये जो है वो विदारी सिद्ध तेल हम दे सकते हैं। अति व्यवहाय से उत्पन्न वातवृद्धि होती है और फिर वो वात गर्भाशय में जाता है, उसकी विकृतियां करता है। मेरी आवाज़ आ रही है? मध्ये गेलेला आवाज. हाँ हाँ, फोन येत आहेत ना मध्ये. नेटवर्क स्विच करतो म्हणजे कॉल येणार नाहीत. आता येतोय ना आवाज? हो सर. तो एक मिनट, पानी पीता हूँ. तो अतिव्यवाय से उत्पन्न जो वातवृद्धि होती है, ऐसे रुग्णों में वही वात मूढ़ होके, प्रतिलोम होके गर्भाशय में गया, आंत्र में गया, बस्तिगत गया, ऐसे जाता है और उधर उधर वो व्याधि निर्माण करता है। ये हमारे ग्रंथों में दिया है। तो ऐसे वात व्याधि में भी ये विदारी का जो क्वाथ है वो बहुत अच्छी तरह से कारगर काम करता है। जो जो मांस के अवयव है, जिसमें मांसाधिक्य है, गर्भाशय है, बस्ती है, हाँ, उनमें अगर वातवृद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हो, तो ये मांस को बल देने वाला ये द्रव्य है। ये हमारे इसमें भी लिखा है, क्षतक्षीण, या इसमें आप देखोगे कि वहाँ वो दिया है उन्होंने। हाँ, तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब ग्रंथों से एक्सट्रैक्ट करके ही सब मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसे इसमें हम विदारी कंद का क्वाथ दे सकते हैं। ऐसे सिंगल विदारी, सिंगल ब्राह्मी, ऐसे सिंगल ड्रग हमारे ग्रंथों में भी उसका प्रयोग दिया है। सिर्फ हमें उस नज़रिए से हमने अगर पढ़ना चालू किया तो मिल जाते हैं हमें। तो ये जो हो गया वो विदारी हो गया। ये विदारी का तेल हमने अगर बनाया और माश का भी तेल बनाया, तो हमें दोनों प्रकार के तेल मिलते हैं। एक ऐसा तेल मिलता है जो पार्थिवत्व है, गुरु है, उसमें जो स्थिर गुण ये करने वाला है, आपके शरीर में निर्माण करने वाला है, पर शीत है। और एक ऐसा भी तेल मिलता है जो भी गुरु है, वो भी स्निग्ध स्थिरत्व उत्पन्न करने वाला है, पर वो उष्ण है। ऐसे दोनों पेशेंट आपको मिले हैं और दोनों पेशेंट को आप अलग अलग तेल दे सकोगे। होता क्या है, अगर पित्त के तीक्ष्ण उष्ण से उसके गुण बढ़े हैं और हम महामाश तेल दे रहे हैं, तो फिर वही गुण बढ़ते हैं, वही फिर तीक्ष्णत्व पाक कर देता है, फिर पाक हो गया, फिर मांसक्षय हो गया, फिर उल्टी संप्राप्ति घटती है। तो इसीलिए तेल का अप्रोप्रिएट जो है, प्रिसाइजिंगली जो तेल यूज़ करना है, वो भी ऐसे तरह से सोचना चाहिए। अब आप बोलोगे विदारी, हम तो विदारी पहले इतने नहीं यूज़ करते थे, शतावरी भी यूज़ करते थे, है ना, गोक्षुर भी यूज़ करते थे। आपने अभी विदारी बोला तो अब हम विदारी भी यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, देखो आप दूसरे कोई द्रव्य दो, शतावरी लो कि या फिर अपना गोक्षुर लो, तो उसके भी सेम कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। गुरु रहेगा, स्निग्ध रहेगा, मधुर रहेगा, शीत रहेगा, है ना, विपाक उसका मधुर रहेगा, ये सब इसमें भी रहेगा, गोक्षुर में रहेगा। तो फ़र्क क्या है, मैंने बोला ना कि
वही सेम वैद्य 10-12 वैद्य एक ही गुरु से सीखते हैं, एक ही संहिता पढ़ते हैं, फिर भी अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही है इनका भी। दोनों का अगर सेम है, फिर भी विदारी मांस वृद्धि करती है। गोक्षुर दशमूल में आया है, विदारी दशमूल में आई नहीं है। जब क्लेद कम हो तो, और उससे मूत्राल्पता हो, कम मूत्र आ रहा है, तो विदारी ज़्यादा काम करती है। मूत्राशमरी से अगर मूत्र मूत्र प्रवृत्ति हो रही हो, या फिर बस्ती की कुछ विकृतियां हो और अल्प मूत्र प्रवृत्ति हो रही हो, तो ये गोक्षुर अच्छा काम करता है। इसका मतलब गोक्षुर क्लेद कम क्लेद में यूज़ नहीं करते, ऐसा नहीं है। और जो स्पेसिफिक जो है वो ये है। तो मूत्रकृच्छ नाशक जो है वो गोक्षुर आ जाता है, और विदारी ये क्लेद बढ़ाकर मूत्र प्रवर्तन कर देता है। इतने छोटे छोटे डिफरेंस रहते हैं, पर ये डिफरेंस हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। पेशेंट ऐसे अलग अलग तरीके से आते हैं। तो सभी में अब मूत्राशमरी है, अल्पमूत्र प्रवर्तन है, विदारी दो, ऐसे नहीं है, इधर गोक्षुर ही देना पड़ेगा। तो बस्ती शोधन ये जो प्रभाव, ये जो कर्म है, ये गोक्षुर का है, जो विदारी का नहीं है। मूत्र प्रवर्तन है, क्लेद वर्धन करके ये जो काम है वो विदारी का है। तो इस हिसाब से हमें विदारी कहाँ देना है, गोक्षुर कहाँ देना है, शतावरी कहाँ देना है, यही मधुर मधुर ही द्रव्य है सब, मधुर मधुर शीत ही दे, पर हर एक की थोड़ी थोड़ी स्पेशलाइजेशन अलग है हर द्रव्यों की। तो इस हिसाब से हमें गोक्षुर विदारी ये सोचना पड़ता है। गोक्षुर आमाशय को बल देकर दीपन का काम भी करता है, जो विदारी नहीं करती, ये भी अलग चीज़ है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जो अभी गोक्षुर आ गया तो गोक्षुर के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि जो बहुत एंटासिड लेते हैं, जिन्हें बहुत सालों से अलग अलग एलोपैथी की दवाइयाँ जिन्होंने ले ली हैं, और आमाशय के अगर तीक्ष्ण गुण जो रहता है वो क्षोभ निर्माण करता है, आपको मालूम है। तो वो ऐसे तीक्ष्ण कुछ दवाइयाँ लेने से आमाशय का क्षोभ हुआ है, वहाँ अल्सर हुए हैं, वहाँ कुछ मांस की विकृति आई है, तो वो रिपेयर करने के लिए, वो आमाशय को बल देने के लिए आपको जो काम है वो गोक्षुर अच्छी तरह से करता है। गोक्षुर को अल्प अल्प मात्रा में रोज देने से ये जो आमाशय की विकृति है, आमाशय का जो मांस धातु है, वो अच्छा होकर फिर दीपन का काम ये गोक्षुर करता है। अपतर्पण जन्य अग्निमांद्य ये सब चीज़ें हैं, वो गोक्षुर अच्छी तरह से काम कर देता है। जिसको क्या बोलते हैं, जनरल डेबिलिटी बोलते हैं, है ना, थकान महसूस होती है, ये सब जो चीज़ें हैं, धातुक्षय से उत्पन्न थकान है, धातुक्षय से उत्पन्न अग्निमांद्य है, ये सब चीज़ें जो है, आप गोक्षुर तो मूत्राशमरी में यूज़ करते ही हो, पर गोक्षुर की जो अलग एंगल है वो मैं बता रहा हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं वो गोक्षुर अच्छी तरह करता है। देखो, दीपन ही करना है हर एक में, और दीपन तो अग्नि महाभूत करता है, ठीक है। अग्नि महाभूत, स्निग्ध गुण, उष्ण गुण, ये सब दीपन करने वाला, लघु गुण, ये सब दीपन करने वाले गुण है, ये सब दीपन करने वाले महाभूत है, ठीक है ना। पर हमें कौन सा गुण कब चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। सब आया पेशेंट और हर एक में पंचकोल दिया, आया पेशेंट और हर एक में शतावरी कल्प दिया, आया पेशेंट और हर एक को बोल दिया जो भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवणम आद्रकम भोजित, हर एक पेशेंट में ऐसा हुआ तो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। धातुक्षय से अग्निमांद्य हो गया हो तो शतावरी, घृत, गोक्षु ये द्रव्य हैं जो दीपन का काम करते हैं। मूढ़वात अगर हो और उससे ये हो गया हो अग्निमांद्य, तो बाकी के जो द्रव्य दिए हैं, तक्र है या फिर आम्ल द्रव्य है, ये सब द्रव्य अनुलोमन करके दीपन कर देते हैं, है ना। तो जिन पेशेंटों को, जिन रुग्णों में तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण कम हुआ है, जिनमें रुक्ष गुण बढ़ गया है, उसमें लवण जो हम देते हैं, भास्कर लवण, ये सब चीज़ें जो देते हैं, तो ये चीज़ें दीपन का काम अच्छी तरह से करते हैं। पित्त कफ का अनुबंध है और उससे अग्निमांद्य है, तो उसमें ये अलग हो गया सब्जेक्ट, पर ये मालूम रहना चाहिए, तभी हम ये सब कर सकते हैं एक द्रव्य चिकित्सा। तो ये अगर पित्त कफ का अनुबंध हो तो गुड़ुच जैसे द्रव्य, तिक्त द्रव्य, ये हम देते हैं पेशेंट में। कुटज भी उसमें आता है, कुटज दीपन है, हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि कुटज ये करता है, पर स्तंभन कर देता है, पर स्तंभन करता है, फिर मैं अर्श में क्यों आता है, अर्श में नहीं आना चाहिए, ये अर्श में भी आता है। तो ये दीपन करता है जब कफ पित्त का अनुबंध हो और उससे अग्निमांद्य हो, इसलिए वो संप्राप्ति भंग करता है अर्श की। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम चाहिए कि सिर्फ दीपन के कैटेगरी में क्या क्या आता है। अगर कफ का अवरोध हो तो आपको भल्ला तक, पंचकोलासव, ये सब दीपन देना है। तो कब दीपन देना है, कैसे देना है, दीपन तो एक छोटा सा सिद्धांत है आयुर्वेद का, तो ऐसे हर सिद्धांत बड़ा है।
अगर उसको विस्तार पूर्वक हमने पढ़ना चालू किए तो दीपन कब, कौन सा दीपन देना, कौन सा पाचन देना, कौन सा विरेचन रेचन देना, ये सब हम स्पेसिफिक उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्याधि से उत्पन्न भी अग्निमांद्य होता है और अग्निमांद्य से उत्पन्न भी व्याधि होती है। तो हमें क्या करना है, अग्निमांद्य से उत्पन्न व्याधि, इनमें हम दीपनीय गण यूज़ करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अग्निमांद्य से उत्पन्न जो व्याधि है, फिर वो अर्श हो, जो लिस्ट दी है ना, अग्निमांद्य से उत्पन्न गुल्म हो, अर्श हो, उदर हो, तो इनमें हम दीपनीय कल्प देते हैं। व्याधि से उत्पन्न अगर अग्निमांद हो तो अलग विचार रहता है, व्याधि का विचार रहता है, व्याधि के हेतु का विचार रहता है, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत चिकित्सा रहती है। तो दीपन कब देते हैं हम, कि अग्निमांद्य से उत्पन्न व्याधि हो, अग्निमांद्य ये प्रमुख हो, तब हम दीपन देते हैं। तो ये अलग हो गई चीज़। पर ऐसे में हम कोक्षुर देते हैं जब आमाशय का बल कम हो, ज़्यादा उसने दवाइयाँ, एंटासिड बहुत देर तक बहुत सालों से लिया है। अभी ये एंटासिड क्या करता है, एंटीबायोटिक्स के हर एक जनरेशन जो है, जो सेफेलोस्पोरिन है, ये हर एक का अगर आप पढ़ाई की आपने, हाँ, तो आपको पता ही चल जाता है कि कौन सा द्रव्य किस कौन सी दुष्टि करता है, कौन सी श्रोतो दुष्टि करता है, और उस द्रव्य उसके हिसाब से आप दवाई भी दे सकते हैं। इतना हम आयुर्वेद जो है वो वही उनकी भी मेडिसिन हम आयुर्वेद के सिद्धांत पर बिठा सकते हैं। हाँ, तो पेंटाप्रोजोल क्या करती है, ओमेप्रोजोल क्या करती है, वो सब मैंने एक लेक्चर में बताया है, अभी वो टॉपिक नहीं है। तो इस हिसाब से हमें दीपन भी काम करना है। उसके लिए हम गोक्षुर यूज़ करते हैं। तो ये गोक्षुर को आप ऐसे यूज़ करते जाओ, ऐसे ये सोचकर यूज़ करते जाओ कि ये मूत्र वृद्धि करेगा, मूत्र अल्पता हो तब मूत्र वृद्धि करेगा, उसमें क्लेद वृद्धि करने की क्षमता है, पर विदारी में ज़्यादा है, विदारी में पार्थिवत्व ज़्यादा है, पर विदारी को पचने के लिए दवाई दूसरी डालनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे आकाशीय तत्व, अग्नेय तत्व डालना पड़ेगा, आकाशीय तत्व, वायु तत्व डालना पड़ेगा, तब जाके वो लघु होगी। तो वो आप कौन सा डाल रहे हो उसके हिसाब से आपका जो ये रहेगा। तो ये हो गया, गोक्षुर हो गया। देखो हमने कितनी पढ़े, ब्राह्मी देखा, गोक्षुर देखा और विदारी देखा। अब अगला द्रव्य जो है वो है वासा, जिसको मराठी में अडुळसा बोलते हैं। अब ये वासा चूर्ण, वासा तो हमने लगाया है, हाँ, आपके भी पास होगा ये वासा। तो ये वासा जो द्रव्य है, दिव्य औषधि है, उसका अगर हमें रसगुण वीर्य विपाक हमने जब अगर देख लिया, एक ग्लांस में कोई भी द्रव्य काष्ठ औषधि देखनी, देखो मैं कितनी जितनी भी बताऊँ कम ही पड़ेगा समय। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हो येतोय। हाँ, थोड़ा हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर वो क्या होगा, सबको समझने में आसानी होगी इसीलिए। तो ये जो वासा है, वासा के अगर हमने किसी भी द्रव्य के अगर आप देखोगे द्रव्य, तो उसके रस देखना है, गुण देखना है, वीर्य देखना है और प्रभाव देखना है, और इसके हिसाब से आपने अगर पढ़ना चालू करें तो आपको पता चल जाता है कि ये द्रव्य, कई द्रव्य मधुर है, कषाय है, रस उनके दिखता है, 3 रस है, ये है, पर उनका कार्य तो कषाय से नहीं दिखता, उनका कार्य अम्ल के जैसा नहीं दिखता। हर रस का भी कार्य है ना, गुण का भी कार्य है। तो इसके हिसाब से आपको वो द्रव्य की ताकत पता चलती है कि उसकी ताकत किस में ज़्यादा है, उसकी ताकत गुण में ज़्यादा है, उसकी ताकत रस में ज़्यादा है, उसकी ताकत वीर्य में ज़्यादा है, ये वीर्य से काम करता है, ये इसका विपाक से ये काम ये करता है, या फिर ये किसी को भी नहीं मानता, ये प्रभाव से ये काम करता है, ये वीर्य से ये काम करता है। ये कैसे पता चलेगा आपको, उसके जो अगर श्लोक आपने देखे और उसके रसगुण वीर्य विपाक थ्रू गए आप, तो आपको पता चल जाता है। जैसे हरितकी, तो उसका कषाय रस है, कषाय रस तो कार्यकारित्व है ही नहीं उसका, वो सर है, ठीक है, वो वात का अनुलोमन करती है, कषाय रस तो स्तंभन कर देता है। तो ये ऐसे अगर आपने सोचा गया हर एक द्रव्य, तो आपको हर द्रव्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी टॉपिक अलग है। तो वासा जो द्रव्य है, ये वृक्ष है, लघु है, उसका रसगुण आपको द्रव्य गुण शास्त्र में मिलेगा। शीतवीर्य का है, ये इम्पॉर्टेंट है। वासा ये शीतवीर्य का द्रव्य है। अब हर एक खांसी में, हर एक इसमें देने का द्रव्य नहीं है। हाँ,
तो उसको स्पेशलाइज आपको करना पड़ता है कि किस में देना है ये वासा। ये रक्त पित्त का द्रव्य है और हमने उसको कांस और इसमें ही ज़्यादा बिठाया है। तो ये जो वासा है उसका अगर रस देखा जाए, गुण देखे गए, उसके वीर्य देखा गया, तो क्या होता है, ये रक्त पित्त संबंधी जो व्याधियाँ हैं उनमें ये अच्छा सा काम करता है। कौन सी रक्त पित्त की संबंधी व्याधि? जिन व्याधियों में गुरु गुण, स्निग्ध गुण, उष्ण गुण बढ़ता है, जिन व्याधियों में गुरु गुण, स्निग्ध गुण और उष्ण गुण ज़्यादा है, ऐसे हेतुओं में ये दवाई देना है। ऐसे गुण जिन्होंने सेवन किए हैं उन रुग्ण में ये जो वासा है ये गुण विपरीत, हेतु विपरीत चिकित्सा है। ऐसे कौन से व्याधि हैं जिनमें स्निग्ध, गुरु और उष्ण गुण पाए जाते हैं? कौन से हेतु है ऐसे इन गुणों के? कोई एक आधा एग्जाम्पल कोई दे सकता है जिनमें गुरुता हो, स्निग्धता हो और उष्णता हो? रक्त प्रदर। नहीं, हेतु हेतु ऐसे कौन से हेतु है? ऐसे कौन से हेतु है कि वो हेतु में गुरु गुण, स्निग्ध गुण और उष्ण गुण ज़्यादा है? हम्म चीज़ पनीर, एक ने बोला है चीज़ पनीर, पर चीज़ पनीर में तो दही। हाँ उष्ण शीत गुण है, दही। उष्ण गुण चाहिए हमें। दही दही दही, ठीक है। और गुरु गुण पे चाहिए, हाँ। मांसाहार। हम्म बराबर, किसने तो एकदम बराबर बोला, मांसाहार। मांस जो बनाते हैं रेसिपी वो, उसमें गुरुता है, वो गुरु है। आपको अनुमान से पता चलता है ना उसके गुण, वो गुरु है, ठीक है। वो मांसाहार खाने के बाद एकदम ठंडा महसूस किसी को हुआ है क्या? नहीं, स्वेद प्रवर्तन होता है ना। वो उष्ण है ना, वो स्निग्ध है। ये जो हेतु है ये टिपिकल हेतु है। उसके विपरीत जो द्रव्य है वो लघु, रुक्ष, कटु का और कटु विपाक का और शीतवीर्य का ये जो द्रव्य है ये जो द्रव्य है ये क्या कर देता है? मांसाहार, अगर मांसाहार एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उष्ण, स्निग्ध और गुरु जो हेतु है इससे जो रक्त है, रक्त खराब हो जाता है। अपने रक्त पित्त के हेतु देखे तो उसमें भी आपको वृषोष्ण, तीक्ष्ण, उष्ण वो श्लोक आप दिखने मिलेगा। तो उसमें आपको ऐसे हेतु में अगर रक्त की बीमारियां जो हो, और रक्त के बने अवयवों की भी कुछ तकलीफ हो, रक्त से क्या बना है? शोणित फेन, फुफ्फुस भी बना है। तो वो फुफ्फुस की कोई बीमारी हो या रक्त की बीमारी हो, पित्त की बीमारी हो, जो भी व्याधि हो जिसमें गुरु हेतु है, स्निग्ध हेतु है और उष्ण हेतु है। अभी तो ये हेतु बोल दिया। अब हर एक, आप जो सुन रहे तो हर एक के सामने एक पेशेंट आया भी होगा कि हाँ रे हाँ वो पेशेंट तो यही था, वो ये ज़्यादा खाता था। तो ऐसे रुग्णों में फुफ्फुस की कोई बीमारी हो, फुफ्फुस को बल देना हो, वाया रक्त अच्छा करके उसको बल देना हो, तो वासा इज़ द चॉइस ऑफ मेडिसिन। ये जो अडुल्सा है ये चॉइस ऑफ मेडिसिन है। तो इसको क्या लगता है, लघु, रुक्ष और शीत गुण का जो वीर्य का जो वासा है, इसको कफ जो है उसको कफ अगर कम करना हो, उसको कफ कम करना हो तो वो अपने लघु, रुक्ष गुण और तिक्त कषाय रस से वो जो है वो कफ कम करेगा। पर कफ का छेदन करना हो, कफ का विलयन करना हो, तो विलयन के लिए उष्ण वीर्य लगता है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? ब्रेक होता है आवाज होता है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या अभी? आवाज ब्रेक होते सर थोड़ा एक थोड़ा। मिनट, ब्रेक होते हैं आवाज। एक मिनट। अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है अब? आता है सर। हाँ हो हाँ, कहाँ से नहीं आवाज़ आ रही थी?
अभी ब्रेक हुई थी क्या? पहले, बहुत पहले ब्रेक हुई? अभी अभी ठीक है। तो फुफ्फुस की जो ओके 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 ठीक है, अभी टाइम भी कम है, हम फास्ट फास्ट लेंगे। अगर फुफ्फुस की कोई भी बीमारी हो, फेफड़ों की कोई भी बीमारी हो, फेफड़ों को ताकत देनी हो, तो फेफड़े जिससे बने हैं उस रक्त धातु को अच्छा करने के लिए ये जो है वो वासा, ये चॉइस ऑफ मेडिसिन है। कफ को पतला करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो तीक्ष्ण गुण लगता है छेदन के लिए, नहीं तो उष्णवीर्य लगता है विलयन के लिए, जो वासा में नहीं है। हाँ, जो वासा में नहीं है। वासा अपने रुक्ष, लघु, तिक्त, कषाय ये गुणों से जो कुछ कफ कम करेगी, उसके लिए विलयित कफ अगर रहेगा तो वासा बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, विलयन किया हुआ कफ जो वसंत में रहता है, सूर्य संताप से कफ का विलयन रहता है और फिर कफ दे, उधर वासा अच्छी तरह से काम करता है। हेमंत का कफ जो रहता है उसमें वासा अच्छी तरह से काम नहीं करता। अगर बुक में लिखा भी हो तो भी आपको, अगर चिंतन किया आपने उसके रसगुण वीर्यपाक का, तो आपको ये क्लियर कट जानकारी मिलती है। तो उसके लिए उसमें वासा में एक तो अग्निगुण का कोई द्रव्य मिलाओ। अग्निगुण का मीन्स तीक्ष्ण गुण का हो या फिर उष्ण गुण का हो, उष्ण वीर्य का हो, कोई भी मिलाओ और उसका प्रयोग करो। पर कफ, विलयित कफ जो है उसको कम करने में, और अगर वो कफ पित्तानुबंधी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वासा ए चॉइस ऑफ ड्रग है। प्लेन कफ है और वो विलयित नहीं है, जैसे हेमंत ऋतु में है, वैसे उसमें वासा अच्छा नहीं काम करता। वासा पतले कफ में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कफ का छेदन करना हो तो तीक्ष्ण गुण लगेगा, विलयन करना हो तो उष्ण गुण लगेगा। अगर कॉम्बिनेशन में आपने दिया अलग द्रव्य से तो वासा अच्छी तरह से काम कर देता है। ऐसे ही रुग्ण रहते हैं आपके पास जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं, और उनमें ऐसे हेतु अगर जिनमें दिखाई देते हैं कि जो मांसाशन ज़्यादा करते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं, स्निग्ध ज़्यादा खाते हैं, पसीना बहुत छूटता है उनमें, स्थूल पेशेंट है और कार्डियक ब्लॉकेज आ गए, ऐसे जो रुग्ण है ना, तो ऐसे रुग्ण में ये वासा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। थोड़ा टाइम लगेगा रक्त का प्रसादन करने के लिए, रक्त को अच्छा करने के लिए। रक्त को एक बार रक्त अच्छा हो गया तो बाकी की चीज़ें, अगली चीज़ें वो अच्छी हो जाती हैं। तो ऐसे रुग्णों में जो है वो वासा जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। पित्त के जहाँ पित्त के तीक्ष्णत्व से उत्पन्न लक्षण आते हैं, उष्णत्व से उत्पन्न लक्षण आते हैं और स्निग्धत्व से उत्पन्न लक्षण आते हैं, ऐसे 3 हेतुओं से अगर पित्त के लक्षण आने लगे तो ये वासा, ये चॉइस ऑफ ड्रग है। देखो अभी अब दिवाली आएगी, फिर चकलियाँ, वो अलग अलग जो तेल में बनी हुई चीज़ें जो है वो चालू कर देगी, तो बनाते बनाते भी औरतें क्या करती है, खाती है। तो ये स्निग्ध गुण से बढ़ने, अक्टूबर हीट अभी चालू है, तो ये जो है स्निग्ध गुण, उष्ण गुण बढ़ने वाली हेतु आ सकते हैं। तो इसमें ये जो वासा है वो अच्छे तरह से काम करता है। फिर वो अल्सर आए हो पित्त के तीक्ष्ण उष्ण से, तो इसमें भी वासा अच्छा काम कर देता है। मुंह में छाले आते हैं, है ना, पित्त, और जो टंग है वो लाल लाल दिखाई देती है, आरक्त वर्णता रहती है, तो उसमें भी ये वासा जो है वो अपने शीतवीर्य से, लघु रुक्ष गुण से अच्छी तरह से काम करता है। तिक्त कषाय उसका रस है, तो बराबर पित्त का शमन बहुत अच्छी तरह से करता है, इसलिए वो रक्त पित्त में अग्रगण्य दवाई है। तो ये वासा रक्त और पित्त जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे, और मैंने जो बोला है ऐसे कंडीशन दिखाई दे, तो उसमें ये वासा अच्छी तरह से काम करता है। तो वासा घृत बनाओ, घृत बनाने से क्या होगा, आप उसका शीत गुण और बढ़ाओगे, उसको मंद गुण डालोगे उसमें, है ना, उसमें, और जो उसमें गुण नहीं है स्निग्ध गुण, वो स्निग्ध गुण में आप डालोगे। तो जिनमें ऐसे होता है ना कि पैर की बहुत जलन होती है, हाथ पैर बहुत जलन होती है, तो ऐसे में पित्त का तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण बढ़ा रहता है, पर हमें स्निग्ध गुण चाहिए रहता है। स्निग्ध गुण से और शीत गुण से हमें वो पित्त का शमन करना है, तो उसमें हम वासा घृत दे सकते हैं। तो ये वासा अच्छी तरह से काम करता है। जी, कई रुग्ण दिखेंगे आपको कि उनमें ये सब चीज़ें दिखाई दी है कि बाबा उसके पित्त प्रकोप हुआ है, पर वात प्रकोप भी है उनमें, और ऐसे में हम वासा घृत दे सकते हैं ताकि वो रक्त भी अच्छा करे और वात वृद्धि भी ना करे। तो ये हो गया वासा। अब अगला द्रव्य जो है वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ चिकित्सालय में, और
ये जो मैं द्रव्य बता रहा हूँ हर एक, वो बहुत सस्ते सस्ते द्रव्य है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अगला जो द्रव्य है वो भी इतना ही अच्छा द्रव्य है जो ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, वो है निर्गुंडी। अलग अलग लेक्चर में मैं ये द्रव्य के बारे में जानबूझकर बोलता ही हूँ, क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे देवदार ज़्यादा उपयोग में लाता हूँ, वैसे भी ये द्रव्य मैं ज़्यादा उपयोग में लाता हूँ। क्योंकि कहीं जो द्रव्य है उसके थोड़े से रसगुणीय वीर्य विपाक से थोड़ा सा बदल होने के बाद वो ट्रेमेंडस अच्छा काम कर देते। देखो खदीर, देखो कुष्ठग्न हो गया, कषाय रस है, ठीक है ना, तो कषाय तो लोद्र भी है, कषाय तो आसना भी है, हो गया ना। पर कदीर कषाय होकर भी तिक्त भी है। तिक्त रस जो है रक्त का शोधन करता है, कषाय रस जो है रक्त का स्तंभन करता है। तो सिर्फ 2 रस होने के कारण उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, है ना। तो द्रव्य के रस गुण विपाक, उनका अगर सूक्ष्म पढ़ाई आप करोगे तो आपको ये सब जो मज़े हैं उसमें, द्रव्य में मज़े है, ये प्ले गेम है एक प्रकार का। आप सब ये पंचधर्म के साथ खेल रहे हो, द्रव्य के जो 5 धर्म हैं उनके साथ आप खेल रहे हो, तो ये प्ले है, गेम है। हेतु देखोगे आप, हेतु के गुण देखोगे और सेम अप्रोप्रिएट द्रव्य यूज़ करोगे, तो ये गेम है। आपको गेम के अगर रूल्स पता चल गए तो आपका जो जीतना है वो बहुत आसान है। तो ये निर्गुंडी जो है ये हमें रोड के साइड में भी मिलती है, बहुत सस्ती द्रव्य है और बहुत कारगर ऐसे द्रव्य है। मज्जागत वात का शमन करने के लिए ये बहुत ही कारगर ऐसी दवाई है। बूढ़े लोग हैं जिनकी स्मृति भ्रंश हुआ है, उनको डिमेंशिया हुआ है, हाँ, ऐसे लोगों में ये जो निर्गुंडी है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसमें निर्गुंडी घृत देना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि और निर्गुंडी को स्थिरत्व देना, मंदत्व देना, ये उसमें हो जाता है। ये निर्गुंडी मज्जा धातु अच्छी करके केश्य भी है। देखो एक ही निर्गुंडी और उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखो, ये केश्य भी है। बुढ़ापे में बाल झड़ रहे, कृमि से उत्पन्न बाल झड़ रहे हैं, मज्जाक्षय से उत्पन्न बाल झड़ रहे, ऐसे ही सब जो चीज़ें हैं वो ये निर्गुंडी कवर करता है। ये द्रव्य जो है उसका उपनाह भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। यही द्रव्य का पहले झाड़ू बनाते थे निर्गुंडी का, और उससे घर झाड़ते थे निर्गुंडी से। तो इतना वो कृमिघ्न है, स्पर्श से, सिर्फ स्पर्श से, हाँ। तो इतना अच्छा द्रव्य हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो देना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए। फिर ये ग्रंथों नहीं बताया, क्या बताया ना, चरक में भी दिखा, इस प्लेन निर्गुंडी तेल का वर्णन है, हाँ, ग्रंथों में भी है। हमें उस नज़रिए से हमने देखा तो वो मिल जाता है। तो ऐसे रुग्ण में जहाँ बुढ़ापा है और उससे उत्पन्न वातवृद्धि है और मज्जाक्षय हुआ है, स्मृति भ्रंश हुआ है, इसमें ये निर्गुंडी बहुत अच्छा काम करती है। कफानुबंधी वात, प्लेन वात, इसमें ये अच्छा काम करती है। ये पित्तवर्धक है, अग्नि बढ़ाती है, हाँ? अगर निर्गुंडी कल्प आपने बनाया, जैसे शतौरी कल्प बनाते हैं वैसे निर्गुंडी कल्प बनाना, और निर्गुंडी के पत्ते लेकर उसका सोरस निकाल कर निर्गुंडी अगर कल्प बनाया तो बहुत ये दीपन भी ये काम करता है, और मज्जागत वात शमन करने के लिए बहुत अच्छा है, और खाने में भी पेशेंट को, रुग्ण को भी अच्छा लगता है, और उसका एक अलग एक स्मेल है, निर्गुंडी का एक गंध है, तो वो खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये बहुत यूज़ करते हैं निर्गुंडी कल्प, निर्गुंडी चूर्ण और निर्गुंडी तेल। उसका जो तेल है वो बहुत व्रण शोधन करता है। कृमि जो व्रण है उसमें भी हम दे सकते हैं, नाड़ी व्रण में उसका तेल दिया है। निर्गुंडी का तेल आपके चरक में रेफरेंस दिखाई देगा, हाँ, सोरस ज़्यादा लेना रहता है और तेल कम लेना रहता है। तो वो तेल जो बहुत काम करता है, बहुत उसका उपयोग हम अलग अलग इसमें दे सकते हैं। बालों में अगर जुए आ गए तो उसमें भी हम वो निर्गुंडी का तेल लगाने दे सकते हैं, हाँ, नाड़ी व्रण है तो उसमें भी दे सकते हैं। खाली ये क्या करता है, पित्त वृद्धि करता है, पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं, उष्ण ये तेल रहता है। अगर पित्त प्रकृति को अगर उसका थोड़ा अगर 10-50 सीसी का बस्ती भी दिया तो भी उसको बहुत पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं, हमने ये देखा है क्लिनिक में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उसको निर्गुंडी घृत बना सकते हैं, या फिर निर्गुंडी का कल्प बना सकते हैं। कल्प बनाए तो भी उसका जो तीक्ष्णत्व है, उष्णत्व है, तो थोड़ा कम हो जाता है। ये जो निर्गुंडी है ये क्या होती है, जो बुद्धि पर मज्जा में गया वात, मज्जागत वात वो कम कर देती है,
और फिर मज्जा को पोषण करने के लिए आपने अगर कुछ ब्रूहण या अलग द्रव्य दिए तो उसका मेद्य काम बहुत अच्छी तरह से होता है। ऐसे ये मेद्य द्रव्य है। हमें ब्राह्मी मेद्य मालूम है, शंखपुष्पी मालूम है, ये सब जटामांसी, ये सब वचा मालूम है, ये सब मालूम है, पर निर्गुंडी भी मेद्य है। हाँ, और ये मेद्य द्रव्य केश्य भी होते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से वो होते हैं। तो ऐसा ये जो निर्गुंडी है उसके कल्प आप बनाओ, और एक बार कल्प बनाया, पत्ते तो फ्री में मिलते हैं, शर्करा की भी कॉस्टिंग आती है। अगर आप चूल्हे पे बनाओ तो लकड़ी की भी कॉस्टिंग नहीं आती। तो 1 2 3 5 6 किलो एक बार बनाया तो फिर बहुत वो चलता है। ऐसे निर्गुंडी कल्प बनाते जाओ, वो बहुत कारगर है, रिजल्ट अच्छे देता है। और ये स्वर जो हम जो कल्प बनाते हैं वो पत्तों का स्वरस अगर निकाल के उसका बनाया चूर्ण से, अच्छा पत्तों का बनाया, तो ये स्वरस कल्पना जो है उसका जो एक्टिविटी जो है, उसकी जो वीर्यता है वो बंद हो जाती है शर्करा में, तो उसका रिजल्ट अच्छे मिलते हैं चूर्ण से कंपेयर करके। ऐसे जो है निर्गुंडी हम बहुत यूज़ करते हैं। ये चक्षुष्य भी है, मेद्य है, क्या नहीं है ये। हाँ, ये कृमिघ्न है, हाँ, ये मेद्य है, ये वात शमन करती है, मज्जागत वात शमन करती है। सिर्फ तीक्ष्ण गुण के हेतु नहीं होने चाहिए, उष्ण गुण के हेतु नहीं होने चाहिए। ऐसे हेतु नहीं हो तो ये बहुत अच्छा द्रव्य है प्रैक्टिस में यूज़ करने के लिए। प्रैक्टिस में आप अगर कोई स्किन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ऐसे तेल आपके पास रेडी होने चाहिए कि जो हम मल्टीपर्पज़ हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर तेल हम जब पेशेंट बढ़ते हैं तो पेशेंट के हिसाब से अलग तेल बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो निर्गुंडी तेल, अमृतादि तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल, महामाश तेल, विदारी तेल, ऐसे जो तेल है, ऐसा ही विचार करके अगर हमने बनाए तो ऐसे 7 8 10 तेल हमने बनाए तो वो हम यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को भी दे सकते हैं। और ऐसे वैसे पेशेंट आ गया तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके हम वो तेल उसका बना सकते हैं। तो ऐसे तेल, कई तेल तो बनाने इम्पॉर्टेंट ही है कि वो प्रैक्टिस में रहने ही चाहिए। कई चूर्ण रहने चाहिए, वैसे कई तेल तो रहने ही चाहिए। तो ये हो गया निर्गुंडी। निर्गुंडी का फ़ायदा होता है और कि ये निर्गुंडी पे मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, इतना वो द्रव्य अच्छा है। निर्गुंडी हो, गोक्षुर हो, या फिर ये सब जो बता रहे द्रव्य, 1 घंटा बोलने की चीज़ है, इतने वो द्रव्य अच्छे हैं। तो फिर होता क्या है, 1 घंटे में शास्त्र में लिखित जो चीज़ें वो भी पुनरावृत्ति होती है। तो वो चीज़ें मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि वो तो आप तो पढ़ते ही हो। मैंने वही चीज़ें अगर बार बार बोल दी तो आप बोल जाओगे एक बुक में लिखा है सब कुछ, तो इसीलिए वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये निर्गुंडी बहुत अच्छा काम करती है। उसका जो तेल है उसका हम नस्य भी देते हैं। केवल वात जनित शिरोरोग हो तो उसमें ये नस्य बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यही निर्गुंडी का तेल कर्णपुराण में बहुत अच्छा काम करता है। कर्ण तो वात का स्थान है और उसमें वात जो शूल होता है तो ज़्यादातर वात का शूल होता है। ऐसा नहीं पित्त रक्त का नहीं होता, पित्त का ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिरा कंडरा जो है फिर रक्त से बनी है, फिर उसको रक्तमोक्षण है ट्रीटमेंट, वो सब अलग है। पर अगर वो केवल वात से हो, अगर प्रवास कोई ट्रैवलिंग करके अगर रुग्ण आ रहा हो और कान में दर्द हो, तो उसका कर्णपूरण निर्गुंडी तेल का बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ उसका तेल बनाने का प्रोसीजर में जो स्वरस है वो ज़्यादा लेना रहता है। शास्त्र में तो 4 गुना बताया है। तो हमें 2 गुना 3 गुना अगर लिया तो हमने 2 गुना भी लिया, 5 लीटर तेल और 5 लीटर या फिर 10 लीटर स्वरस ऐसे बनाया तो बहुत भारी वो जो निर्गुंडी तेल है वो बनता है। निर्गुंडी तेल कल्प तो बहुत उससे भी भारी बनता है। तो ये सब चीज़ें आप बनाओ, और बनाने में आसान है। इसको कुछ बहुत टाइम जाएगा, 10 दिन लगेंगे, मुझे कब काम बहुत है, ऐसा नहीं है। बहुत 1 दिन में बनने वाली चीज़ है, तो ये आप बनाओ। तो इस हिसाब से आपको द्रव्य और उसके कर्म की पढ़ाई करनी है। दीपन कब देना है, पाचन में भी वैसा ही है। पाचन कौन सी देनी है ना। लवण भी पाचक है, कटु भी पाचक है, तिक्त भी पाचक है, कहीं अनंता चंदन जैसे भी शीत द्रव्य पाचक है। तो आपको भी ये स्पेशलिटी जो है, जो डिफ्रेंशिएशन है वो आना चाहिए। मुझे लवण कब यूज़ करना है, जब अनुलोमन करना हो पाचन के साथ, तब मुझे लवण यूज़ करना है ना। अगर मधुर रस प्रधान हेतु है तो हमें कटु से पाचन करना है, जैसे बच्चों में है ना। रक्तगत ज्वर या फिर आम ज्वर ऐसे है, उसमें हम तिक्त रस पाचन के लिए यूज़ करते हैं। रक्तपित्त जैसे व्याधियों में हम
अनंता चंदन जैसे पाचन यूज़ कर। तो अलग अलग ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन, वो आपको अगर आपने उसके बारे में सोचा तो बहुत अच्छा आपको जो द्रव्य है वो हम उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अगला द्रव्य है, देखो 4:30 भी बज गए। मुझे बताओ हाँ मैडम, कितने कब तक लेना है। हाँ, हाँ अगला जो द्रव्य है वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में, वो है मंजिष्ठा। अब भी सभी लोग मंजिष्ठा यूज़ करते हो। मंजिष्ठा आपने उसके बारे में आपने पढ़ा, हाँ श्लोक पढ़े, बाकी सब पढ़ा, तो आपको एक उसके बारे में एक पता चल जाता है कि ये जो द्रव्य है ये रुक्ष द्रव्य है, कषाय तिक्त मधुर है, उष्ण है और ये वर्ण्यकर है। देखो वर्ण्यकर बहुत द्रव्य है, अनंता भी वर्ण है ना, हरिद्रा भी वर्ण है, घृत भी वर्ण करता है। कौन नहीं वर्ण करता, सभी तो वर्ण करते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि किस वर्ण विकृति में, किस वैवर्ण कृष्ण विवर्णता में हमें कौन सा द्रव्य यूज़ करना है, कौन सा द्रव्य उपयोग में लाना है, इसका हमें एक फिक्स आइडिया हमारे मन में चाहिए। मंजिष्ठा, इसका वीर्य जो है वो उष्ण है। उष्ण वीर्य के जो द्रव्य है ये ज़्यादातर शोधन करते हैं। उष्णता का काम है शोधन, शीत का काम है शमन, गुरु गुण का काम है ब्रूहण। तो ये सब आप जो अगर गुण देखोगे तो आपको सब उसमें लिखा है। तो ये रक्त शोधक है। ये रक्त शोधक है। अगर इस मंजिष्ठा को शीत करना हो, उसका उष्णता कम हो करके उसको रक्त शोधन बनाना हो, कौन से व्याधि में आपको लगेगा ये? जिस व्याधि में तीक्ष्ण उष्ण से पित्त वृद्धि हुई है, ऐसे व्याधियों में आपको विसर्प या फिर अग्निदग्ध हो। हाँ, किसी को जलना क्या है? जलना रुक्षता है ना। जलना, किसी भी चीज़ से जलना, आग से जलना, ये क्या होता है? रुक्ष। अग्नि तो रुक्ष है, लघु है और उष्ण है, तो इससे आपको दग्ध हो जाता है। तो आपको उसके विपरीत गुण कौन से लगते हैं? स्निग्ध लगता है, ठीक है, बराबर है ना। स्निग्ध लगता है, शीत लगता है, ये गुण लगते हैं। ये गुण किस में है? घृत में है। तो मंजिष्ठा घृत हमने कर दिया, तो ये मंजिष्ठा क्या कर देती है? अग्निदग्ध में जैसे विवर्णता आ गई हो, अग्निदग्ध है और उधर काला पड़ गया है, काली पड़ गई है त्वचा, तो ऐसे ब्लैकिश इसमें कृष्ण विवर्णता में ये मंजिष्ठा घृत अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा प्लेन नहीं, मंजिष्ठा प्लेन दी तो फिर उसका उतना, क्योंकि वो रुक्ष है, अग्निदग्ध भी रुक्ष है, हाँ, इसलिए अग्निदग्ध में मंजिष्ठा घृत अच्छा काम कर देता है। और उष्ण गुण उसका कम हो, उष्ण गुण से अपना जो घृत है उसका मंद शीत ये गुण उसमें ऐड हो जाते हैं और अच्छी तरह से वो रक्त शोधक भी होता है, रक्त प्रसादक भी होता है। ऐसा ये मंजिष्ठा विषग्न भी है। यही मंजिष्ठा विषग्न भी है। विषग्न है मीन्स क्या? जिस जिस कुष्ठ में, जिस जिस इसमें विष से उत्पन्न विवर्णता हो, विष मीन्स क्या? कोई भी विष, जो कुछ केमिकल है वो सब विष ही है। वो आप फाउंडेशन लगा रहे हो चेहरे को, या फिर कुछ कोई भी मेकअप का सामान लगा रहे हो, ये सब विष का लेपन ही है। ऐसे रुग्णों में विष से उत्पन्न विवर्णता आ गई हो, विष से उत्पन्न उसकी त्वचा काली पड़ गई हो, तो इसमें ये मंजिष्ठा जो है ये क्या है? चॉइस ऑफ ड्रग है। देखो आप मंजिष्ठा कहाँ कहाँ आई है, क्या करो एक बार कभी कभार ऐसी भी पढ़ाई करो कि सिर्फ मंजिष्ठा ही सोचना और ज्वर से लेकर लास्ट तक कहाँ कहाँ मंजिष्ठा आई है ऐसे देखो, तो बहुत अच्छे तरह से आपको ट्रैक मिल जाता है मंजिष्ठा कहाँ कहाँ घूमी है। हाँ, जैसे ये निर्गुंडी कहाँ कहाँ घूमी है, गुरुक्षुर कहाँ कहाँ घूमा है, हाँ, ये द्रव्य कहाँ कहाँ घूमे हैं, ये अगर पता चलता है तो बहुत अच्छा उसका ट्रैक ही मिल जाता है। जैसे मेघदूत में वो मेघ कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाँ, अलका नगरी तक कैसे जाएंगे, वो ट्रैक है ना, वो तो ट्रैक में मज़ा है ना। वो फिर यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे, ये पर्वत पर रुकेंगे, वो पर्वत पर रुकेंगे, ये जो उसका मार्गक्रमण है उसमें मज़ा है। वैसे ही द्रव्य अगर ऐसे पढ़े जाए तो आपको और मज़ा आता है कि ये मंजिष्ठा वर्ण बताई गई है, विषग्न बताई गई है, पर बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों में आ गई है, प्रमेय में भी आ गई है, अलग अलग चीज़ों में आ गई है। तो ये ट्रैक में मज़ा है, आपको पता चल जाता है मंजिष्ठा कहाँ कहाँ जाती है।
तो ये विसर्प में, अग्निदग्ध में, जहाँ तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष ऐसे हेतु है वहाँ हम मंजिष्ठा घृत लगाते हैं। रक्तावृत्त पित्त, रक्तावृत्त अपान, ये जो कंडीशन आती है ये कहाँ कब आती है कि अभी पूजा है तो रज प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए, इसलिए कुछ गोलियां लेते हैं और पीरियड आगे ढकलते आगे ये कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसी जो औरतें रहती हैं उनमें ये सब रक्तावृत्त अपान ऐसा आता है। डेट तो है अभी की 2 दिन की, पर गोली खाने से वो डेट आगे गई या फिर बंद हो गई। इस पर फिर नष्ट रज आएगा, या फिर अल्प रज प्रवृत्ति आएगी, या फिर कष्ट रज प्रवृत्ति आ गई। तो ये रक्तावृत्त अपान में ये जो मंजिष्ठा है वो बहुत अच्छी तरह से कारगर है। तो ऐसे रुग्ण में हम मंजिष्ठा देते हैं। देखो वो ऐसे ही है, कफावृत्त अगर अपान हो गया तो अजमोदा, हरितकी ये द्रव्य आ जाएंगे। हाँ, तो आवृतत्व किससे है तो उसके हिसाब से ये काम कर देती है। तो ये जो मंजिष्ठा है हम उसमें यूज़ करते हैं। मंजिष्ठा घृत बनाओ या फिर घृत के साथ लेपन करो मंजिष्ठा का। तो ये मंजिष्ठा उधर अग्निदग्ध, विसर्प, विष से उत्पन्न व्याधि उसमें देती है। विष से उत्पन्न अगर पित्तज लक्षण दिखाई दे, या फिर कहाँ ये दिखते हैं, कीमोथेरेपी जो रुग्ण लेते हैं, और फिर कीमोथेरेपी के बाद अभी तो जो एडवांस ट्रीटमेंट हो गई है, फिर कीमो लेते हैं, फिर बुश थेरेपी लेते हैं। हाँ, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चली जाती है ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो पेशेंट है उनमें स्वेदाधिक्य दिखता है, हस्तपाद दाह दिखता है। जहाँ अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, जहाँ से इंसिजन लिया हो और वो लंप निकाला हो, वहाँ कंडू दिखता है। तो ऐसे जो रुग्ण हैं, तो ऐसे रुग्ण में विष से उत्पन्न जो पित्तज लक्षण है, ऐसे रुग्ण में चंदन अच्छा काम करता है। वो भी विषग नहीं है और वो शीत है। तो ये चंदन हम ऐसे रुग्ण में देते ही हैं। वो कंडुग्न भी होता है और दाह भी कम कर देता है। लघु वृक्ष से कफ कम कर देता है, तिक्त मधुर से अपना पित्त भी कम कर देता है, शीत से पित्त भी कम कर देता है। तो कीमोथेरेपी के दरमियान जो लक्षण कंडू, दाह ये जो दिखते हैं, तब ये चंदन, श्वेत चंदन जो है वो हम उसका प्रयोग करते हैं। वो चूर्ण करो या फिर आपकी युक्ति कल्पना से अलग अलग कल्पना दे सकते। मैं बताऊंगा आगे आगे जैसे द्रव्य आएंगे वैसे। तो युक्ति कल्पना से एक ही द्रव्य हम अलग अलग हिसाब से घुमा सकते हैं। अगर इस द्रव्य में मुझे ये गुण ऐड करना हो तो मैं ये कल्पना यूज़ करूँ, इस द्रव्य में अगर ये गुण मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं अनुपान यूज़ करूँ, ऐसे हम कर सकते हैं। तो जहाँ दुर्गंधी है, फिर वो व्रण दुर्गंधी हो, मुख दुर्गंधी हो, मूत्र दुर्गंधी हो, स्वेद, जहाँ जहाँ दुर्गंधी होती है, स्वेद दुर्गंधी हो, तो यहाँ ये जो चंदन है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दुर्गंधी जिससे आ गई है, हाँ, वो पित्त से, पाक से जो दुर्गंधी आती है, ये पित्त का पाकिक रोग देता है चंदन। तो विष से दुर्गंधी हो या फिर किसी भी चीज़ से दुर्गंधी हो तो ये चंदन उसमें हम दे सकते हैं। तो उससे कंडू भी जाता है। देखो अतिस्वेद जो ओबेस पेशेंट रहते हैं, स्थूलता, तो उसमें स्वेदाधिक्य भी रहता है। मल का आपने अगर देखा गया सूत्रस्थान में, तो जहाँ मल ज़्यादा है, स्वेद ज़्यादा हो तो उसके लक्षण दिए हैं, स्वेद कम हो तो उसके लक्षण दिए हैं, त्वक दारण विरण दिए हैं। हाँ, कर्ण का मल ज़्यादा हो, नासा का मल ज़्यादा हो तो उसके लक्षण दिए हैं। तो मल ज़्यादा हो तो, स्वेद ज़्यादा हो तो कंडू लक्षण दिखता है। तो उसमें ये जो चंदन है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर देता है। तो इसमें हम चंदन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फास्ट लेता हूँ थोड़ा। उसके बाद जो अगला द्रव्य जो है वो है दारवी, दारू हळद जिसको बोलते हैं। दारवी के गुण देखोगे तो लघु है, रुक्ष है, तिक्त कषाय है, रस है, उष्णवीर्य है। ये टिपिकल द्रव्य है। आपने अगर एकल द्रव्य प्रयोग अगर ग्रंथ में देखा तो ये दारवी कहाँ आती है, इसमें आती है, प्रमेय में ज़्यादा आती है। हाँ, प्रमेय, कफज प्रमेय में आती है। ठीक है। तो ये जो दारवी है, प्रमेय के जो हेतु है, आस्य सुख, स्वप्न सुख, जो इंसान घर में बैठा है, मस्त पनीर खाता है, मटर पनीर खाता है, ठीक है, गुरु सेवन करता है, काम बहुत कम करता है, अव्यायाम है,
ऐसे स्थूल व्यक्ति जो रहते हैं, जिसमें गुरु, स्निग्ध, शीत ऐसे हेतु है, ऐसे रुग्ण में आई हुई त्वचा विकृति, ऐसे रुग्ण में आई हुई जो कुछ व्याधि है, वो त्वचा विकार हो या फिर अर्श हो या फिर प्रमेह हो या फिर कोई भी व्याधि हो, इसमें देने वाली ये जो द्रव्य है, कारगर जो द्रव्य है, चॉइस ऑफ मेडिसिन है, ये है दारवी। ये दारवी ज़्यादातर प्रमेह, अर्श और त्वचा विकार, इसमें ज़्यादा हम देते हैं, जिनमें ये हेतु दिखते हैं। कौन से? गुरु, स्निग्ध और शीत। ये हेतु जिनमें हैं और जिनमें त्वचा विकृति आई हो, वो शायद वो अगर कुछ भी हो, कंडू हो या फिर कृष्ण विवर्णता हो, या फिर अर्श हो, प्रमेय हो, तो उनमें सब हम ये दारवी देते हैं। दारवी और एक चीज़ में बहुत अच्छा काम कर देती है कि स्थूल रुग्ण जो है उसको कृश भी करती है, लेखन करती है। उसका गुण देखोगे तो देखो उसको लघु है, रुक्ष है, हाँ, तिक्त कषाय है ना, उष्णवीर्य है, तो ये सभी चीज़ें है वो अपतर्पण करने वाली चीज़ें हैं। तो जो जो संतर्पण करने वाले हेतु है उसमें हम ये दारवी दे सकते हैं। और जो रुग्ण है जो मदात्य ये है क्या, फैटी लीवर के रुग्ण जो रहते हैं, दो रहते हैं, एक अल्कोहलिक भी रहते हैं, नॉन अल्कोहलिक भी रहते हैं। ये नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है कि जो कोई भी उसका वो अल्कोहल सेवन नहीं करता, मद्यपान नहीं करता और फिर भी फैटी लीवर है, स्थूल है, तो ऐसे रुग्ण में ये दारवी का उपयोग बहुत अच्छा और कारगर पाया गया है। तो उसमें हम ये दारवी यूज़ करते हैं। इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, हाँ, सिंगल ड्रग आप दे सकते हो, तो ऐसा ये दारवी है। देखो, आप द्रव्यों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करो, ठीक है, या फिर कल्पल यूज़ करो या फिर सिंगल यूज़ करो, लास्ट का प्रोडक्ट है उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक और इसके हिसाब से ही वो काम करने वाला है, ठीक है ना। और गुण है जो विवंशति है, वो गुण छोड़ के, हाँ, 2 वीर्य छोड़ के, हाँ, बाकी ये और 6 रस छोड़कर बाकी कुछ है ही नहीं। तो अगर इतना सिंपल है तो हम एक द्रव्य का ज़्यादा अभ्यास करके हम ये सब हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें हम दारवी यूज़ करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा ये करता हूँ, 4:30 बज गए ना, तो ऐसे दारवी। हाँ मॅडम, काय? नाही, मी इतरांना विचारलं, चालेल ना? हाँ, कंटिन्यू आता अब 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, द्रव्य बंद कर देता हूँ। ठीक है सर, घ्या सर। ये जितना बोलोगे, मैं इसीलिए मैंने बोला कि जो टाइम जितना ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज़ हम वचा ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने हर लेक्चर में ये वचा के बारे में बोला है, लोद्र के बारे में, सब ये यूट्यूब पर है मेरे लेक्चर्स। हाँ, कल किसी ने जटामासी के बारे में पूछा, तो वैसे ही है, आज ही पूछा किसी ने, तो जटामासी भी वे लघु है ना, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, ये निद्रा जनन का काम करती है, शीतवीर्य का है। देखो, हमें मेद्य देना है, कहाँ कैसे कैसे मेद्य देना है। देखो, ब्राह्मी भी मेद्य करेगी, वचा भी मेद्य करेगी, जटामासी भी मेद्य करेगी, ये तो आपकी निर्गुंडी भी मेद्य करेगी। मुझे पढ़ाई बहुत मैंने की है, मैं थक गया हूँ और नींद अभी लेनी ज़रूरी है, तब जाके मैं कल की पढ़ाई करूँगा। ये जो चीज़ें हैं, हाँ, इसमें मुझे निद्रा आनी चाहिए, हाँ, मेरा शमन होना चाहिए। ऐसे ये जो है शामक जो इफ़ेक्ट जो है वो जटामासी देती है और उससे वो मेद्य काम करती है। मुझे बहुत आलस है, मैं अभी नहीं पढ़ाई करने की विचार ही नहीं आ रहा है मन में, जितना मैं सोऊंगा उतना अच्छा लग रहा है। ऐसा जो है, मैं होशियार हूँ पर आलसी हो गया हूँ। इसमें जो मेद्य का काम है वो वचा करता है, ठीक है। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, 50 का हो रहा हूँ और मुझे ये हो रहा है, सब भूल जा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। तो इसमें मेद्य का काम निर्गुंडी करती है। सब कुछ अच्छा है और मुझे बुद्धि बढ़ानी है, चंचलत्व कम करके बुद्धि बढ़ानी है। मैं पढ़ाई करना सोच रहा हूँ पर एक बुक लेने के बाद दूसरी बुक लूँ, फिर तीसरी बुक लूँ, फिर ये अभी शल्य का करूँ या शालाक्य का करूँ। ये जो चंचलत्व है उसको स्थिरत्व देकर मेद्य का काम ब्राह्मी करती है। तो यही मेद्य अलग अलग तरीके से रहता है। होता क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं, पेटेंट रहते हैं, तो सबका वो क्या करते हैं, फराड़ बनाते हैं, हाँ, एक ही मेद्य की गोली और उसमें सभी देते हैं। तो हम तो वैद्य है ना, वैद्य का काम ही है सेपरेशन करना, मुझे कौन सा ड्रग अभी ज़रूरी है।
आपके बिल्डिंग में, आपके घर में पानी नहीं आया तो हम क्या करते हैं, पहले तो पानी ऊपर टंकी में है क्या देखते हैं, फिर टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी है फिर भी नहीं आ रहा है तो हम पाइपलाइन नल का कुछ प्रॉब्लम है क्या वो देखते हैं, कॉक हमारा ऊपर से बंद है क्या देखते हैं, फिर वो चालू होकर फिर नल का, फिर प्लम्बर को बुलाते, फिर पाइप बदलते हैं। हम ऐसे नहीं करते, पानी नहीं आ रहा है तो पूरा नीचे से ऊपर पूरी सिस्टम बदलते हैं, टाँकी से ऊपर पूरा, ऐसे नहीं करते हम। तो यही द्रव्य हैं, कई द्रव्य नल पर काम करेंगे, कहीं पाइप पर काम करेंगे, कहीं ऊपर के कॉक पर काम करेंगे, कहीं टाँकी पर काम करेंगे। हमें प्रॉब्लम कहाँ है वो अगर हमने ढूंढा तो हमें खर्चा कम आता है, बराबर है ना। पूरा सिस्टम बड़ा चेंज करने में जितना खर्चा आएगा उतना और टाइम लगेगा, उतना कम खर्चा हमें सिर्फ कॉक बदलने में, पाइप बदलने पे। कभी कभी क्या होता है, पाइप अच्छा रहता है, कॉक अच्छा रहता है, टांकी में ही पानी नहीं रहता, फिर मोटर का प्रॉब्लम रहता है, फिर हम मोटर बदलते हैं। तो ये हमें सीखना है कि हमें क्या बदलना है, कौन सा पार्ट उतना ही चेंज करना है। अगर ये करें तो हमें वो पूरा जो है ना मेद्य का कॉम्बिनेशन एक ही, ये देना की ज़रूरत ही नहीं है। हमें मेद्य क्या करना है, उसका चंचलत्व कम करना है, बुद्धि का आवरण कम करना है, या फिर उसकी बुद्धि को पोषण करना है बादाम तेल के नस्से के जैसा। तो क्या करना क्या है, उसके हिसाब से हम मेद्य द्रव्य, ऐसे द्रव्य दे सकते हैं। एकल द्रव्य प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या लगता है कि मुझे बहुत बोलना था पर मैं अभी कम कर रहा हूँ, कि उसके रसगुण विवेक का ज़्यादातर अभ्यास, सिद्धांतों का अभ्यास, हेतुओं के गुण का अभ्यास, ये सब अच्छा करने के बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि ये हेतु है और ये द्रव्य उधर आएंगे। तो बार बार उसका चिंतन करना पड़ता है। कभी कभार द्रव्य पता चल जाता है पर एक गुण प्रॉब्लम देता है, कहीं एक गुण रहता है वो नहीं चाहिए रहता है आपको, तो उसके लिए आप अनुपान बदल सकते हैं। कई द्रव्य है, अभी कितना उसके बारे में बोलूँ। हरितकी है, अगर हरितकी हमने ले ली, हाँ, हरड़ा का चूर्ण लिया, तो हरितकी अगर शहद के साथ दे दी तो काश्वास में काम आती है। वही हरितकी क्वाथ हमने अपान काल में दिया तो वो अनुलोमन कर देता है। व्यानोदान काल में दे दिया तो वो, या फिर गोमूत्र के साथ दे दिया तो वो पांडु में काम कर देता है ना। सैंधव के साथ वही हरितकी दे दी तो वो विबंध नष्ट करके वातानुलोमन हो जाती है। वही हरितकी अगर सशूल आम हो, गृहणी अध्याय में दिया है, सशूल आम हो तो वो तकर के साथ हम दे सकते हैं। अगर बहुत आम हो, विगुणित वायु हो, तो उसमें हम एरंडल तेल के साथ वही हरितकी दे सकते हैं। अतिसार में वही हरितकी, ये जो है ना शोफातिसार है, ये सब है, तो उसमें वही जो हरितकी है वो, या फिर शोथ है, उसमें यही हरितकी हम गुड़ के साथ भी दे सकते हैं, गुड़ के साथ भी दे सकते हैं। तो एक ही हरितकी हमने सिर्फ अनुपान बदले, उनका ये बदला, काल बदला, तो एक ही हरितकी हम इतने व्याधियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ग्रंथ वैसे पढ़ना चालू किया हमने कि एक द्रव्य प्रयोग, तो हर अध्याय में आपको द्रव्य मिलते हैं। फिर वो रक्तपित्त हो, देखो रक्तपित्त है, शतावरी सिद्ध दुग्ध है, क्या है ये? एकल द्रव्य प्रयोग है। हाँ, गोक्षुर सिद्ध दूध दो, ये क्या है? एकल द्रव्य प्रयोग है। मोचरस सिद्ध दुग्ध दो, ये क्या है? एकल द्रव्य प्रयोग है। ये कुछ मैंने खोजा भी जा नहीं है, ये ग्रंथों में है, पर आप कब यूज़ कर सकते हो, आपको पूरा वो शतावरी मालूम चाहिए, गोक्षुर मालूम चाहिए, हेतु बराबर वैसे ही चाहिए। ऐसे हो तो हम वो सिंगल शतावरी यूज़ कर सकते हैं। कुष्ठ हो, सिद्म कुष्ठ हो, अलग अलग रक्तपित्त हो, इन हर एक में सिंगल द्रव्य दिए हैं ग्रंथकारों ने। हाँ, सिर्फ उस नज़रिए से हमने देखा तो शुंठ, हम सिर्फ ग्रहणी से शुंठ से ग्रहणी ठीक कर सकते हैं। एक द्रव्य से भी अर्श ठीक कर सकते हैं, एक दो द्रव्य से। तो ये सब हो सकता है अगर हमने उस हिसाब से उसकी पढ़ाई की तो आज का लेक्चर में इधर ही अभी ये कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। द्रव्य तो बहुत है, पर अभी हमें रुकना पड़ेगा। मैडम, हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। एक वेगळा आयुर्वेदिक दृष्टिकोन तुम्ही आम्हाला दिलात आणि अभ्यास वृत्ती पुन्हा एकदा जागृत केली। याचा नक्कीच आम्हाला प्रॅक्टिस मध्ये फायदा होईल। उपस्थितांमध्ये कोणाला काही प्रश्न असू शकतो? हॅलो हाँ बोलो सर, शेवटचं तुम्ही जे सुंठीचं सांगितलं कायचं ते अजून जरा थोडं कायचं सुंठी विषयी ते अजून सांगणार. हां, शुंठी विषयी काय? हॅलो हॅलो, हो,
हो सर. सुंठ. आता ही जे काही द्रव्य आहेत ना त्याचे मी सांगत नाही, म्हणजे त्याला खूप ते मोठा विषयच आहे तो सुंठ. आलं लक्षात. जो ज्वरापासून कुठला अध्यायच सोडत नाही. सुंठ ज्वरापासून कुठला अध्यायच सोडत नाही. आलं का लक्षात. त्याला एक वेगळं लेक्चर फक्त सुंठवरच पाहिजे. म्हणजे काय तर ती पोटातून सुंठ घेणं, एरंडेल तेलासोबत घेणं, तुमच्या तेल के साथ लेना, गर्म पानी के साथ लेना, क्वाथ करके लेना, उसका लेप लगाना, ऐसा उसका अलग अलग प्रयोग है. अर्श में वो पाट धमासा के साथ लो, अजमोदा के साथ लो, हिरड़ा के साथ लो. वो जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो वेपन है. ठीक है. ये जो द्रव्य है शुंठ हो या फिर हरितकी हो, ये वेपन है. उसके सिर्फ अनुपान बदलने से, उसका सिर्फ डोज बदलने से, उसका काल बदलने से वो हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. आकाश महाभूतीय द्रव्य है, उष्ण गुण का है. उसका वो वजीर जैसा है शतरंज में. ठीक है. और इसलिए मैं यूट्यूब पर कैसा है, एक लेक्चर में सभी द्रव्य नहीं ले सकता, तो मैंने एक एक द्रव्य के शॉर्ट एक 10-15 मिनट के एक द्रव्य मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ. 7-8 द्रव्य मैंने डाल दिए हैं. तो जितने अब एक चंदनाचे पण सांगा सर. चंदन. फेट वापरायचं का फक्त? हाँ देखो, चंदन शिरीष ये जो है हरिद्रा, ये जो है वो ये है क्या है, विषग्न है. कुष्ठ में तो वो नाक केशर चंदन वाड़ा, इसका जो अवघर्षण करने बोला है, तो इससे सभी त्वचा विकार जाएंगे. तो ये बोला है, ऐसे ही नहीं बोला है. ये जो चंदन है वो शीत का शामक है द्रव्य. ठीक है. ये द्रव्य है शामक है. जो विष से उत्पन्न व्याधि है, जिसमें पित्तानुबंधी लक्षण ज़्यादा दिखते हैं, जिसमें पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण से पाक हुआ रहता है, ऐसे में हम चंदन यूज़ करते हैं. कीमोथेरेपी के बाद जो रुग्ण आते हैं जिनमें अतिस्वेद हो या फिर हस्तपाद दाह हो, ऐसे 2-3 पेशेंट अभी चल रहे हैं, तो ये चंदन से वो कम हो जाता है. कंडू भी कम हो जाता है चंदन से. ठीक है. जहाँ जहाँ दुर्गंध हो, फिर व्रण का हो, स्वेद का हो, मूत्र का हो, वहाँ ये चंदन बहुत अच्छी तरह से काम करता है. ठीक है. इसका गुण देखोगे तो लघु वृक्ष है, जो अपदर्पण करने वाला गुण है. ठीक है ना. तो स्थूल रुग्ण में, जिसके हेतु स्थूल है, गुरु हेतु है और उष्ण हेतु है, ऐसे में, या फिर विषजन्य हेतु है, ऐसे में पाक के हेतु है, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, ये चंदन यूज कर सकते हैं, श्वेत चंदन. और फक्त सर शीत गुण त्याचा फक्त कवर काय वापरतो पण म्हणते. शीत गुण काय म्हटलं. शीत गुण स्तंभन जास्त. हो ना, हो ना. मग तेव्हा कसं माहिती. नाही, हा आता आपण द्रव्याला सांगितलंय. तुम्ही प्रत्यक्ष इथे अमावस्था आहे का, अमावस्था असेल तर कषाय रसाला परत विरोध येणार. लक्षात आलं का. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी कव्हर करायच्याच आहेत आपण. लक्षात येतं आहे. स्तंभन करतं म्हणजे काय, चंदन दिलं की मलबद्धता येते असं होत नाही. तुम्ही देऊन बघा, असं होत नाही. जर त्याच्यात ऑलरेडी त्याच्या विपरीत गुणांची वृद्धी असेल रुग्णामध्ये, तर गुण हेतू विपरीत जाणार. लक्षात आलं का. खूप आमवाताच्या पेशंटला तुम्ही एरंडेल दिले, त्याला जुलाब होत नाहीत. ते सर्वसामान्याने घेतले की जुलाब होतात. शरीरात विपरीत वातावरण निर्माण आधी झालेलं असतं. मात्रा आणि मात्रा रुग्णानुसार आपण बदलायची. लक्षात. रुग्णानुसार बदलायची मात्रा. तुमच्या आता ऑक्टोबर हिट आहे, मग चंदन जास्त लागणार. बरोबर आहे. तर मात्रा रुग्णानुसार, ऋतूनुसार अशी द्यायची. अर्धा चम्मच, शक्यतो कमी मात्रेपासून सुरुवात करायचं. यूट्यूबला मी टाकलेली आहेत बऱ्यापैकी लेक्चर्स. वैयक्तिक तुम्ही नंतर मेसेजही करा, जर काही तुम्हाला काही समस्या असतील तर मी हे करीन. ऑलरेडी मी ज्यावेळी शिकवतो विद्यार्थ्यांना किंवा आधी जे काही टीका वाचन घेत असतो, त्याच्यात मी ह्याविषयी बोलतच असतो. ह्याच्याविषयी एक 2-3 वर्षापासून ऑलरेडी मी लेक्चर घेतो आहे. त्यामुळे तसं मटेरियल खूप आहे यूट्यूबवर. हॅलो. हां बोला. सर कृष्ण रुग्णामध्ये मग चंदन वापरायचं असेल तर काय स्पेसिफिक कृष्ण रुग्णासाठी आपल्याला शतावरी आहे, विदारी आहे, शीतवीर्याची बाकीची पण औषधं आहेत नाही का. गोक्षूर आहे, तूप आहे, दूध आहे नाही का.
हं? नाही सर, पाक थांबवायचा आहे आणि कृष्ण पेशंट आहे, तर मग काय आपण म्हणजे हे बघा, हे कृश करायचं. आणि स्थूल रुग्ण नुसता बघून नाही उपयोग आहे. तो व्याधी आपल्याला कुठला झाला आहे. कृश रुग्ण म्हणजे त्याची प्रकृती वाताची असेल, तो बारीकच असेल आधीपासून, म्हणजे तो कृश म्हणून काही लगेच असं नाही करायचं. आपल्याला व्याधीचे हेतू कुठले घडले त्याच्यानुसार औषधं वापरायचे आहे की नाही. आणि रुग्णाचं बल बघायचं. रुग्णाचं अग्निबल हे सगळं बघून औषधं वापरायची. ओके सर. याविषयी खूप शंका पडणार आहेत, कारण तो विषयच इतका इंटरेस्टिंग आहे, आलं लक्षात. त्यामुळे ते काय न थांबणारं कोडं आहे सगळं. त्यामुळे याच्यावर नुसता तुम्ही विचार करत गेलात तरी ती तुम्हाला सगळं उलगडणार आहे. तर काय खूप मोठा विचार आहे किंवा वेगळा विचार आहे असं काही नाही आहे. सर तुमचा नंबर शेअर करा का? हां, तुमचा नंबर शेअर करा. आहे, ग्रुपला माझा नंबर आहे 92 70 70 76 65. मी टाकते ग्रुपवर. हां, ग्रुपवर आम्ही शंकांचं निरसन करत असतो, त्यामुळे तिथे विचारत जावा, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, थांबूया मॅडम. यानंतर समारोप करण्यासाठी काय म्हटलात? निशिगंध सरांना विनंती करते. वैद्य निशिगंध सर. नमस्कार. वैद्य राहुल साळुंखे सरांनी द्रव्य या विषयावरती जे आपल्याला सुंदर मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि भविष्यात पण त्यांच्या वेगळ्या एखाद्या विषयाचं आम्हाला व्याख्यान करायला नक्की आवडेल, त्यांनी परवानगी दिली तर. कारंडे मॅडमचे आभार. आणि आजच्या ज्या व्याख्यानाच्या सूत्रसंचालिका आहेत रुपाली फुल्लम मॅडम, त्यांचेही आभार. आणि सर्वात शेवटी आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्या सर्वांचे आभार. व्याख्यान खूप वेळ लांबलं त्यामुळे मी जास्त वेळ घेत नाही. पुढच्या महिन्याच्या कार्यक्रमाची सूचना आपण या ग्रुपवरती काही दिवसातच देऊया. छान झालं लेक्चर सर. धन्यवाद. छान झालं. थँक्यू सर. ओके, धन्यवाद. कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते.